हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं डेप्रिसिएशन का पार्ट जो कि है सेक्शन 32 से रिलेटेड। ये है अपनी पीजीबीपी की थर्ड वीडियो। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 29, सेक्शन 30 और सेक्शन 31 का पार्ट कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और साथ में इसका एक एग्जाम्पल कवर कर लेंगे। डिटेल में है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। फिर देखिए जो भी पार्ट बच जाएगा वो अगली वीडियो में कवर होगा, जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन का पार्ट और इसके अलावा पावर जनरेटिंग यूनिट से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है और उसका एग्जाम्पल का पार्ट अगली वीडियो में कवर हो जाएगा। अब देखिए डेप्रिसिएशन जो है वो आपने अकाउंटिंग में कवर किया हुआ है। आपको पता है कि एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, किसकी वजह से? उसके यूज़ की वजह से, उसके टाइम के पास होने की वजह से, टाइम गुजरने की वजह से, या टाइम लैप्स होने की वजह से, या एसेट्स के टीयर वियर टूट फूट होने की वजह से एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है, डिम्यून हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन और हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डेप्रिसिएशन को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन ये बोल रखा है कि डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है फॉलोइंग टाइप ऑफ असेट्स पे। फिर इसके अलावा इनकम टैक्स रूल्स 1962 में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी जो इसका फर्स्ट अपेंडिक्स है उसमें दे रखी है। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का चार्ट बहुत बड़ा होता है तो मैंने शॉर्ट में कवर कर रखा है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब ये भी याद रखना, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो किस पे लगती है? ब्लॉक ऑफ असेट्स पे लगती है, और उन ब्लॉक ऑफ असेट्स की डब्ल्यूडीवी पे लगती है, रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगती है। अब देखिए एसएलएम मेथड जो देखेंगे वो किस में देखेंगे? पावर जनरेटिंग यूनिट से रिलेटेड देखेंगे, लेकिन नॉर्मली बाकी सारी जगह पे क्या लगता है? डब्ल्यूडीवी यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही अप्लाई होता है, तो वही कवर करेंगे। ठीक है। अब उसका फॉर्मेट क्या होगा आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगा। यहाँ पे जनरली क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है सेक्शन 32 प्रोवाइड्स फॉर डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल आपको पता है जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। इंटेंजिबल जिसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। टेंजिबल देखिए बिल्डिंग का आ गया, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर का पार्ट आ गया। लेकिन देखिए अगर आप इसके चार पार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चार। तो बिल्डिंग का एक पार्ट हो गया याद रखना, एक प्लांट एंड मशीनरी का ये सेकंड पार्ट हो गया, फर्नीचर का आपका थर्ड पार्ट हो गया, और फोर्थ पार्ट आपका इंटेंजिबल असेट्स का है। ऐसे याद रखना, बिल्डिंग के अंदर तीन ब्लॉक हो गए, एक 5% का, एक 10% का और एक 40% का। तीन ब्लॉक हो गए, एक 5% की आती है एसेट्स, एक 10% वाली आती है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की, और एक 40% यानी 40% की आती है। प्लांट एंड मशीनरी में जनरली वैसे चार होते थे ब्लॉक, अगर आप फाइनेंशियल एक्ट यानी फाइनेंस एक्ट 2018 की बात करेंगे। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं? फाइनेंस एक्ट 2019। मैं बोल सकता हूँ कि प्रीवियस ईयर 1920 की बात कर रहे हैं, यानी असेसमेंट ईयर 2021 की बात कर रहे हैं। ठीक है। यानी फाइनेंस एक्ट 19 के अकॉर्डिंग प्लांट एंड मशीनरी के चार ब्लॉक की जगह पाँच ब्लॉक है। एक आएगा आपका 15% का, एक आपका 20% का जो शिप के केस में होता है जनरली, एक आएगा आपका 30% का, एक आपका 40% का, और एक नया आ गया 45% का। तो अगर आपने फाइनेंस एक्ट 18 के अकॉर्डिंग देखा होगा या पुराना देख रहे होंगे चार्ट तो आपको अलग दिखेगा, इस बार का देखोगे तो हल्का सा अमेंडमेंट दिखेगा। ठीक है। डिटेल पार्ट अगर आपको देखना है तो गूगल पे सर्च कीजिए कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट या डेप्रिसिएशन चार्ट, वो आपको पता चल जाएगा और बहुत सारे उसमें चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन मैंने शॉर्ट में कवर कर रखा है क्योंकि एग्जाम में इतना पार्ट नहीं आता। और फर्नीचर से रिलेटेड जो पार्ट है उसका आपका एक ही ब्लॉक आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके तीन, प्लांट एंड मशीनरी के 5 और इसका हो गया 1, तो टोटल मिला के हो गए आपके 9। और इंटेंजिबल एसेट्स अलग से है, इसकी जो रेट लगती है वो लगती है 25%। और फर्नीचर से रिलेटेड जो एक ही ब्लॉक है उसमें जनरली है 10% का पार्ट। तो जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का चार्ट है उससे आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इंटेंजिबल एसेट्स में क्या दे रखा है? नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, लाइसेंस, फ्रेंचाइज और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ द सिमिलर नेचर एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1998। तो इससे पहले क्या लगता था? जनरली अमोर्टाइजेशन का पार्ट लगता था। लेकिन जैसे 1998 और 99, यही बोल सकता हूँ 98 99, ऐसे बोल सकते हैं 98 99। तो जैसे ये ईयर आया तब से इंटेंजिबल एसेट्स पे 25% जो डेप्रिसिएशन का पार्ट है वो अप्लाई होने लग गया। देखिए 25% तो नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अभी करंट में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? 25% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज चल रहा है। पहले भी जब मैंने पढ़ा था जब अपने टाइम पे तब भी 25% ही पार्ट था, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है? कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज अलाउड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब इसकी दो कंडीशन दे रखी है। सबसे देखिए पहली कंडीशन क्या दे रखी है? एसेट्स मस्ट बी ओन्ड बाय द असेसी। अब देखिए चाहे वो रजिस्टर्ड ओनर हो चाहे वो बेनिफिशियल ओनर हो, याद रखना कह रहा है एसेट मस्ट बी ओन्ड बाय द असेसी। लेकिन साथ में ये भी आ जाता है क्योंकि देखिए केसेस बहुत सारे हो जाते हैं। जब भी हम क्या करते हैं इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड प्रोविजन पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में क्या करते हैं, जो भी पर्सन है असेसी है वो केस कर देता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो उस हिसाब से केसेस के डिसीजन भी आते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके डिसीजन भी आते हैं। उसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि कुछ ना कुछ नोट्स एक्स्ट्रा अराइज हो जाते हैं, तो वो भी आपको कवर करने पड़ेंगे। तो ये दो कंडीशन तो है।
पर इसके अलावा ये सारे नोट्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये बोल रहा है कि इसमें रजिस्टर्ड ओनर ही नहीं, बेनिफिशियल ओनर भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए, जैसे आपकी कोई एक बिल्डिंग है, मैंने किराए पे ले रखी है, ठीक है, तो मैं ओनर नहीं हूँ, ओनर तो आप ही हो। तो डेप्रिशन किसको अलाउ होगा? आपको अलाउ होगा, मुझको अलाउ नहीं होगा। किसको होगा? आपको अलाउ होगा, मुझको अलाउ नहीं होगा। लेकिन देखिए, हमने कंडीशन एक तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग या जो भी एग्रीमेंट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ये बोल रखा है कि मैं इसमें एक्सटेंशन करवा सकता हूँ। यानी मैं टेनेंट हूँ, एक तरीके से मान के चलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसका एक्सटेंशन करा सकता हूँ। आपने बोल दिया, तो जो भी एक्सटेंशन का पार्ट है उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है, तो इस पर डेप्रिशिएशन मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो एक तरीके से मैं बेनिफिशियल ओनर हो गया। तो ये बोल रहा है असेसी नीड नॉट बी अ रजिस्टर्ड ओनर, इवन ए बेनिफिशियल ओनर कैन क्लेम डेप्रिशिएशन। यहाँ पे दे रखा है, चाहे आप पढ़ के देख सकते हैं, लेसी के केस में भी दे रखा है। देखिए, आपको पता है कि जब भी डेप्रिशिएशन की बात करते हैं और इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट देखते हैं, तो एक लीजिंग कंपनी जिसने क्या कर रखा है, लीज पे लेसी को असेट दे रखी है। मैंने क्या बताया, एक लीजिंग कंपनी जिसको क्या बोलते हैं, लेसर बोलते हैं। तो लेसर ने अगर लीज पे सामने वाले को असेट दे रखी है, तो वो लेसर के लिए ही डेप्रिशिएशन अलाउ होगा। किसके हिसाब से? इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। जनरली ऑपरेटिंग लीज का पार्ट बोलते हैं। किसका पार्ट बोलते हैं? ऑपरेटिंग लीज का। तो लीजिंग कंपनी के लिए ही एसेट पे डेप्रिशिएशन अलाउ होगा। लेकिन अगर लेसी जिसके पास वो एसेट है उस पर उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रखे हैं, तो ये बोल रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन ए प्रॉपर्टी बाय द लेसी, तो उस केस में जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर लेसी ने किए हैं उस पर उसको डेप्रिशिएशन अलाउ हो जाएगा। तो एक तरीके से ये बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं आप, सिंपल सा पार्ट, वेयर एन असेसी बीइंग ए लेसी ऑफ ए प्रॉपर्टी इंकर्स एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंप्रूवमेंट, एक्सटेंशन, सुपर कंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एक बिल्डिंग है, लेसी ने क्या कर रखी है, लीज पे ली हुई है। अब उस बिल्डिंग के अंदर एक और फ्लोर वो बनवा देता है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो इंप्रूवमेंट कर रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है, सुपर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। एक तरीके से हो गया ऑन ए बिल्डिंग बीइंग यूज्ड फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन, ही इज एंटाइटल टू डेप्रिशिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल सा बात, ठीक है, समझ गए। तो वैसे जो डेप्रिशिएशन है वो लेसर को अलाउ होता है, लेकिन अगर लेसी उस पर कंस्ट्रक्शन का पार्ट, एक्सटेंशन, इंप्रूवमेंट का पार्ट करा देता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो भी डेप्रिशिएशन है वो लेसी को अलाउ हो जाता है जिसने लीज पे जो एसेट्स ली हुई है। समझ गए, ठीक है। अब देखिए, को ओनर की बात कर रहा है। इन केस ऑफ जॉइंट ओनरशिप डेप्रिशिएशन इज अलाउड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। सिंपल सी बात, अगर दो ओनर है, एक का 60% हिस्सा है और एक का 40% हिस्सा है प्रॉपर्टी में, बिल्डिंग में, तो 60% डेप्रिशिएशन इसको अलाउ हो जाएगा और 40% डेप्रिशिएशन इसको अलाउ हो जाएगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। सिंपल सा पार्ट, क्योंकि ये को ओनर है, जॉइंट ओनर है। और हाँ, ये तो देखिए दूसरी कंडीशन मैं भूल ही गया, एसेट मस्ट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब पर्सनल पर्पज के लिए नहीं होनी चाहिए। तो पर्सनल पर्पज के लिए जो भी एसेट आप यूज़ करते हो, जैसे घर पे आपको पता है कि आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, तो उस पर डेप्रिशिएशन अलाउ नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हो, कमर्शियल पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उस पर डेप्रिशिएशन अलाउ हो जाएगा। पार्टली आपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ करा और पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए यूज़ करा, तो वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, डिटरमिन करेगा, और उस बेसिस पे आपको प्रोपोर्शनेट डेप्रिशिएशन अलाउ करेगा। ये जनरली यहाँ पे दे रखा है, पढ़ के देख लेना, सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया। ये दे रखा है प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज। हायर परचेज आप जानते हो, जैसे आप क्या करते हो, मान के चलो कि घर पे भी आप क्या करते हो, कोई भी बाइक, एक्टिवा या कोई भी व्हीकल, हम बोल सकते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, कुछ भी खरीदते हो, तो अगर आपने हायर परचेज के बेसिस पे खरीदा है, तो एक हायर वेंडर होता है और एक हायर परचेजर। आपने खरीदा है, आप हायर परचेजर, और जो बेचने वाला है वो हायर वेंडर है। ये आ गया, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तब जाके इसके लीगल ओनर बनोगे, जो भी पर्टिकुलर आपने व्हीकल खरीदा है या जो भी आपने मशीनरी या जो भी फिक्स एसेट जनरली खरीदी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए कि मैं हायर परचेजर हूँ, कोई प्रॉपर्टी, कोई मशीनरी, कोई प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट हो गया, कोई फर्नीचर हो गया, अगर मैं हायर वेंडर से खरीदता हूँ, तो उस पर जो डेप्रिशिएशन का पार्ट है मैं क्लेम कर सकता हूँ। मतलब बायर क्या कर सकता है, डेप्रिशिएशन को क्लेम कर सकता है। यहाँ पे ये बोल रखा है, इन केस ऑफ हायर परचेज द बायर कैन क्लेम डेप्रिशिएशन इवन दो ही डज नॉट गेट लीगल टाइटल ऑफ द असेट टिल ही पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब पहले ईयर से, जब से मैं खरीदना चालू करूँगा, यानी जब से मैंने खरीद ली, उसी साल से डेप्रिशिएशन अलाउ हो जाएगा मुझे, चाहे मैं लीगल ओनर नहीं बना, यानी चाहे मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तब भी मुझे डेप्रिशिएशन क्लेम हो जाएगा। ये बोल दिया। फिर दे रखा है पेसिव यूज़ वर्सेस एक्टिव यूज़। देखिए याद रखना, इसमें एक आता है पुट टू यूज़, एक आता है एसेट एक्वायर्ड और एक आता है पुट टू यूज़, ठीक है।
देखिए, यानी जो एसेट्स आपने पिछले साल खरीदी है, एक्वायर की है, उसका पुट टू यूज़ मेन है कि कब आपने उसको यूज़ करना चालू किया है, न कि एक्वायर किया है। ठीक है, पिछले साल मैंने क्या बोला, पिछले साल जो आपने एसेट खरीदी है, क्योंकि अकाउंटिंग में अगर आपने 20 दिन भी एसेट को यूज़ किया तो 20 दिन के अकॉर्डिंग डेप्रिशन लग जाता है। जैसे मान के चलिए 40% डेप्रिशन की रेट है, तो आप क्या करोगे, 40% इंटू 20/365 या 366 डेज ये करोगे जनरली, क्योंकि 20 दिन आपने यूज़ किया है। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। हम प्रीवियस ईयर में जब भी एसेट खरीदते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो उसका पुट टू यूज़ है वो 180 दिन या उससे अगर ज़्यादा हुआ है तो फुल डेप्रिशन लगेगा, अगर उससे कम हुआ है तो हाफ रेट लगेगी। मतलब 40% का हाफ क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अगर 10% रेट है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अगर 180 डेज या उससे ज़्यादा यूज़ किए तो फुल रेट ऑफ डेप्रिशन, अगर उससे कम यूज़ किए मतलब 179 डेज या उससे कम हो गया, एक तरीके से ऐसे ही बोल सकते हैं, 180 दिन से कम बोल सकते हैं, तो उस केस में हाफ रेट ऑफ डेप्रिशन लग जाता है। अब जो पुट टू यूज़ है, चाहे वो पैसिव यूज़ हो चाहे वो एक्टिव यूज़, एक्टिव का मतलब क्या है कि आप उस पर्टिकुलर एसेट्स को अपने बिजनेस या प्रोफेशन में यूज़ कर रहे हो, डेली यूज़ कर रहे हो। जैसे प्रिंटर हो गया मान के चलिए, तो मुझे पता है कि वो डेली काम आता है या कभी ना कभी काम होता रहता है, क्योंकि मैं प्रिंट निकालता रहता हूँ। ठीक है, तो कोई भी मशीनरी की मैं बात कर रहा हूँ तो वो यूज़ हो रही है। जैसे कंप्यूटर हो गया मेरे पास, तो वो भी क्या हो रहा है, यूज़ होते जा रहा है। लेकिन मान के चलिए जैसे मैंने नई कोचिंग स्टार्ट करी, अब बच्चे नहीं आए, मैंने कंप्यूटर सब कुछ सेट कर दिया। ठीक है, अब कंप्यूटर मेरे पास कितने हैं, 5 कंप्यूटर पड़े हैं। अब जब बच्चे आएंगे तभी तो उनका यूज़ होगा, लेकिन मैंने उसको पूरा का पूरा फिटिंग कर दिया, सब कुछ लगा के रख दिया। मतलब एक तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ, वो रेडी टू यूज़ है, लेकिन अभी तक वो यूज़ नहीं हुए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैसिव यूज़। कि अभी तक कोई भी बच्चा उसको यूज़ नहीं कर रहा लेकिन वो रेडी टू यूज़ है, उसे हम क्या बोलेंगे, पैसिव यूज़। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसके पास एक ट्रक है। ठीक है, अभी तक उसके पास कोई ऑर्डर नहीं आया, लेकिन वो ऑर्डर लेने के लिए तैयार है। जैसे ही ऑर्डर आएगा उस ट्रक में लोडिंग होनी चालू हो जाएगी, माल की जो भी लोडिंग है वो चालू हो जाएगी, लेकिन वो रेडी टू यूज़ है। अभी तक वो यूज़ नहीं हुआ लेकिन रेडी टू यूज़ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैसिव यूज़ बोलेंगे। जनरली पैसिव यूज़ कब हो सकता है, देखिए आपको बताया कि स्ट्राइक हो गई, लॉकडाउन हो गया, जैसे अभी मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ, कोविड-19 की, जैसे ही ये आ गया तो प्लांट मशीनरी सारी की सारी बंद हो गई, लेकिन उस पर डेप्रिशन तो अलाउ होगा ही होगा, क्योंकि वो रेडी टू यूज़ है। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट होता है वापस से उसका यूज़ होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्ट्राइक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, या पर्सन ही नहीं आ रहे, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, मेरी कोचिंग है, कंप्यूटर मैंने यूज़ करने के लिए तैयार रख रखे हैं, लेकिन बच्चे ही नहीं आए। वैसे ही मैंने ट्रांसपोर्ट कंपनी का एग्जांपल बताया कि माल से रिलेटेड ऑर्डर ही नहीं मिला, लेकिन ट्रक तो पहले से ही तैयार है, तो वो रेडी टू यूज़ हो गया। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है यूज़ इंक्लूड एक्टिव यूज़ एज वेल एज पैसिव यूज़। Active use means actual use of the property for the purpose of business or profession, whereas passive use includes ready to use. It means if a property was not actually used for the business or profession but was ready to use in the previous year. ठीक है, तो रेडी टू यूज़ है प्रीवियस ईयर में, चाहे वो यूज़ नहीं हुई हो। इन सच केस असेसी कैन क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन सच असेट। ठीक है, अब एक और चीज़ रख लेना, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको क्या बताया, मान के चलिए कि 1920 चल रहा है और आपने कोई भी मशीन मान के चलिए 30 अप्रैल 19 को ख़रीद ली। अब आपको पता है कि आपने खरीदी, एक्वायर की है, लेकिन उसका जो यूज़ किया है मान के चलिए 1 जनवरी 20 को किया है यूज़। ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए यूज़ हुई, अराउंड 91 डेज़ इतनी यूज़ हुई, तो 180 डेज़ से कम यूज़ हुई है, मतलब 179 डेज़ या उससे कम यूज़ हुई है, एक तरीके से 180 डेज़ से कम यूज़ हुई है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो उस केस में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या लगेगी, हाफ लगेगी। तो खरीदने की डेट नहीं देखी जाएगी, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर से पहले खरीदी, मान के चलिए आपने 18-19 में खरीदी और उसका यूज़ क्या करा, 19-20 में किया, तो चाहे आपने कभी भी उसका पुट टू यूज़ किया हो, चाहे 180 दिन या उससे ज़्यादा या उससे कम, उस पर फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगी। इसका मतलब क्या है, एक्वायर्ड भी प्रीवियस ईयर में होना चाहिए और पुट टू यूज़ भी प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, तभी फुल या हाफ देखा जाएगा। अगर आपने पिछले साल से पहले किसी साल में खरीदी है और पिछले साल में उसका यूज़ कर रहे हो तो फुल डेप्रिसिएशन लगता है। क्या लगता है, फुल, हाफ नहीं लगेगा, फुल डेप्रिसिएशन लगता है। उस केस में 180 दिन या उससे ज़्यादा या 180 दिन से कम नहीं देखे जाते हैं। ये भी मैंने कवर कर रखा है और आपको मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं किया था, लेकिन आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, वो लिख के बता दूंगा एक तरीके से, ताकि आपको कभी फ्यूचर में दिक्कत नहीं हो। अब देखिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको नहीं पता पॉइंट और आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये पॉइंट में मैंने आपको बता दिया था कि पार्टली ऑफिशियल और पार्टली बोल सकते हैं पर्सनल पर्पज के लिए हो रहा है, तो जो भी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ हो रहा है वो प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन आपको अलाउ हो जाएगा, अगर असेसिंग ऑफिसर उस हिसाब से डिटरमिन करता है। तो जिस हिसाब से डिटरमिन वो कर रहा है कि हाँ कितना प्रोपोर्शनेट
बिजनेस के लिए यूज़ हुआ और कितना पर्सनल यूज़ हुआ है, उस बेसिस पे आपको बिजनेस के हिसाब से अलाउ हो जाएगा। फिर बोल रहा है सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए इसमें आपको पता है कि आपके नाम पे अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई क्योंकि सेल डीड नहीं बनी, कन्वेंस डीड नहीं बनी, लेकिन तब भी आपको डेप्रिसिएशन अलाउ हो सकता है। यहाँ पे बोल रहा है possessor of an immovable property under section 53A of transfer of property act can claim depreciation even though he is not the registered owner of the property। जय देखिए मैंने आपको डीम्ड ओनर बताया था किसमें, हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में। वैसे ही सोचिए कि जो पजेसर है उसके नाम पे अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई क्योंकि सेल डीड नहीं बनी, कन्वेंस डीड नहीं बनी, लेकिन अभी भी उसने क्या कर रखी है, खरीद तो ली है एक तरीके से, चाहे वो लीगल ओनर नहीं बना, रजिस्टर्ड ओनर नहीं बना, लेकिन तब भी वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। फिर देखिए ये पार्ट तो मैंने 10 बार आपको बताया, पिछली वीडियो में बता दिया। हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट टू द टेनेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको जनरली ये बताया था कि एक आपके पास प्रॉपर्टी है जो कि आप अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक खाली भी पड़ी है जो कि आपने क्या कर दिया, अपने इस बिज़नेस को स्मूथ रन करने के लिए किसी सामने वाली पार्टी को किराए पे दे दी। तो जो भी आपको रेंट मिल रहा है वो पीजीबीपी की इनकम बनेगा। ये मैंने आपको बताया था। कार कंपनी बताई थी आपकी है और आपने टायर कंपनी को क्या कर दिया, किराए पे दे दिया, तो उससे जो भी रेंट मिल रहा है वो पीजीबीपी का पार्ट है। तो आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी जो आपने किराए पे दी हुई है उस पर डेप्रिसिएशन आपको अंडर सेक्शन 32 अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे जनरली यही बोल रखा है। इसी तरीके से आगे बोल रखा है सिमिलरली, मैंने ये भी पार्ट आपको बताया था कि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, मान के चलिए कि इसमें आप क्लोथ का बिजनेस कर रहे हो, तो ऊपर की एक फ्लोर खाली है तो आपने बैंक को दे दी, पुलिस स्टेशन को दे दी, पोस्ट ऑफिस को दे दी, टैक्स ऑफिस को दे दी, मतलब गवर्नमेंट के किसी न किसी डिपार्टमेंट को दे दी, जिससे आपका बिजनेस क्या है, एफिशिएंटली स्मूथली चलता रहे। ठीक है, तो जैसे मैंने स्कूल का एग्जांपल आपको बताया था, तो ये बोल रहा है कि उस बेसिस पे जो भी आपको रेंट मिल रहा है वो पीजीबीपी का पार्ट बन रहा है, और उसके साथ साथ जो आपने ये दिया है प्रॉपर्टी को, तो उस पर आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हो, उस बिल्डिंग पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। तो यही पार्ट लिखा हुआ है, सिंपल सा। अब देखिए बोल रहा है मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी भी आप देखोगे बिजनेस, उस पर जनरली डब्ल्यू का मेथड लगेगा, मतलब इसमें ब्लॉक ऑफ असेट का पार्ट आएगा और एक डब्ल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। उसके बेसिस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो भी होगा उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। पावर जनरेटिंग यूनिट के पास ऑप्शन होता है, यार रखना क्या होता है, ऑप्शन होता है, या तो वो एसएलएम चुन ले या तो वो डब्ल्यू चुन ले, जो उन्हें बेनिफिशियल लग रहा है जनरली वो चुनेंगे। ठीक है, एसएलएम या डब्ल्यू। ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन अदर देन पावर यूनिट्स। द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटेंसी मेथड। फॉर इनकम टैक्स पर्पज एसेट्स आर कैटेगराइज इनटू ब्लॉक ऑफ असेट्स। अब देखिए ब्लॉक ऑफ असेट का मतलब क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ असेट जो सेम नेचर की है, ठीक है, और उस पर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। आपको पता है कि एसेट सेम नेचर का मतलब क्या हो गया, जैसे टेंजिबल एसेट्स में बोल रहा है बिल्डिंग। अब देखिए आपको पता है कि बिल्डिंग पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 5% है। तो अगर आपके पास 5 बिल्डिंग है, ठीक है, 3 बिल्डिंग पे आपका 5% लगता है और 2 बिल्डिंग पे आपका 10% लगता है, तो 3 बिल्डिंग का आपका अलग बन गया ब्लॉक और 2 बिल्डिंग का अलग ब्लॉक बन गया। क्योंकि बिल्डिंग में जनरली क्या है, आपके 3 ब्लॉक हैं, एक तो 5% का है, एक 10% का और एक 40% का है। मैंने क्या बताया, आपके पास 5 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, उसमें से मैंने क्या बताया 5% वाला जो है उसकी 3 बिल्डिंग है आपकी, और जो 10% जिस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है उस पर आपकी 2 बिल्डिंग है, यानी आपके पास 2 बिल्डिंग है उसकी। तो इस केस में मैंने क्या बता दिया कि जो 3 बिल्डिंग है वो इस ब्लॉक में चले जाएगी और 2 बिल्डिंग इस ब्लॉक में चले जाएगी, और इस ब्लॉक में कुछ भी नहीं है, इस ब्लॉक में कुछ भी नहीं है। तो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, 3 ब्लॉक है बिल्डिंग के। प्लांट एंड मशीनरी के कितने, 5 ब्लॉक है। फर्नीचर का कितना है, 1 ब्लॉक है। और इंटेंजिबल का एक ही ब्लॉक है 25% से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रखा है, ब्लॉक ऑफ असेट्स मीन्स ए ग्रुप ऑफ असेट ऑफ सेम नेचर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज। इन अदर वर्ड, टू फॉल इन द सेम ब्लॉक द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड। क्वेश्चन करोगे आपको धीरे धीरे आराम से समझ में आता जाएगा। एसेट्स मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल, ये मैंने ऊपर पढ़ा दिया था आपको, सेम है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन सच असेट्स मस्ट बी सेम। तो ये 2 कंडीशन, एक तो सेम नेचर होना चाहिए और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड। तो देखिए रेट जो प्रिस्क्राइब कर रखी है वो किस में दे रखी है, मैंने बताया इनकम टैक्स रूल 1962 के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का चार्ट दे रखा है। अब ये फॉर्मेट देखने से पहले, जो कि डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन की बात कर रहा है, तो इससे पहले एक बार मैं आपको यही बता देता हूँ कि ये देखिए डेप्रिसिएशन के रेट का चार्ट दे रखा है, सिंपल सा बनाया हुआ, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। वैसे तो टिपिकल देखोगे तो आपको गूगल पे बहुत सारे इसके कंटेंट मिल जाएंगे, इसमें बहुत सारा पार्ट अलग अलग कैलकुलेट हो जाता है। तो देखिए आप देख सकते हैं बिल्डिंग के जनरली मैंने क्या बोल दिया, 3 ब्लॉक दे रखे हैं, फर्नीचर का एक ही है,
प्लांट एंड मशीनरी का अगर आप देखोगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग, देखिए 20, फिर ये 30 का, ये 45 का, और ये 40 का, और ये 15 का दे रखा है। तो आप देख सकते हो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 5 हो गए ब्लॉक एक तरीके से। तो आपको बता देगा बिल्डिंग का 3, फर्नीचर का 1 हो गया ब्लॉक, प्लांट एंड मशीनरी के 5 हो गए, और इंटेंजिबल एसेट्स का 1 ही हो गया 25%। अब देखिए इसका जो चार्ट देखोगे वैसे आप रियल में, तो इसमें बहुत सारे कंटेंट आएंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है रेसिडेंशियल बिल्डिंग अदर देन होटल एंड बोर्डिंग, अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उस केस में कितना डेप्रिसिएशन अलाउ होता है 5%। फिर देखिए क्या बोल रखा है नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, गोडाउन यानी कोई शॉप हो गई, गोडाउन, ऑफिस, फैक्ट्री एट्सेट्रा, यानी एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि जो रेसिडेंशियल यानी रहने के लिए नहीं है, जहाँ पे कमर्शियली काम होता है, ये हो गया एक तरीके से। तो गोडाउन, ऑफिशियल ऑफिस, फैक्ट्री एट्सेट्रा इंक्लूडिंग होटल्स एंड बोर्डिंग, इस पर कितना है डेप्रिसिएशन अलाउ 10% है। टेम्पररी कंस्ट्रक्शन जैसे वुडन फर्नीचर बने हुए होते हैं, हम बोल सकते हैं वुडन हाउसेज बने हुए होते हैं, तो वो टेम्पररी बने हुए होते हैं अगर, तो उस पर 40% एक तरीके से डेप्रिसिएशन अलाउ कर रखा है। और देखिए टेम्पररी कंस्ट्रक्शन में जैसे मैंने अभी आपको बोला वुडन स्ट्रक्चर से रिलेटेड पार्ट हो गया, तो आप वो भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जीबिशंस होती है उसमें टेम्पररी शॉप्स बनी होती है, आपको पता है कि एग्जीबिशन हो गई 5 दिन, 10 दिन, 3 दिन, 1 महीना, उसके बाद क्या होता है वो हट जाती है जनरली, ये पार्ट आ गया। टेम्पररी हाउसेज फॉर सर्वेंट, ये आ गया, ठीक है। बिल्डिंग वाटर को सप्लाई करने के लिए बिल्डिंग यूज़ की गई है, उस पर भी जनरली 40% ये पार्ट आ जाता है। तो डिटेल पार्ट देखना है तो मैंने क्या बताया, अलग से आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे तो आपको शॉर्ट में देखना है क्योंकि एग्जाम में इतना ज़्यादा टिपिकल पार्ट भी आपका नहीं आता, ठीक है, इनसे रिलेटेड। अब देखिए फर्नीचर में क्या बोल दिया, फर्नीचर एंड फिटिंग, तो उस पर एक ही ब्लॉक है 10% का। और ये भी याद रखना बिल्डिंग में जनरली आप नॉर्मल देखते हो तो नॉर्मल क्या बोल सकते हो 10% बोल सकते हो, क्योंकि रेसिडेंशियल बिल्डिंग का ज़्यादा आपका पार्ट केस आता नहीं है एग्जाम में। अगर ये वाला आ गया तो 10% का आपका आ सकता है। और टेम्पररी के लिए जनरली 40% है, तो नॉर्मल हम बोल सकते हैं बिल्डिंग पे सबको याद रहता है 10%, और फर्नीचर पे भी याद रहता है 10%। यानी यहाँ पे ये बी हो गया और ये हो गया एफ, बॉयफ्रेंड, ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं आप। तो यहाँ पे भी 10%, यहाँ पे भी 10%। एनी फर्नीचर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग, अब देखिए जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग होती है आपको पता है कि बटन्स ये जो लगे हुए होते हैं, फैंस, ये सारी जो फिटिंग होती है वो सारा का सारा पार्ट इसमें आ गया। लेकिन याद रखना ऐसे मत बोल देना कि सर वो जो दरवाजे होते हैं, डोर्स होते हैं, विंडो होती है, तो वो भी इसमें आती है कि नहीं, वो बिल्डिंग में आ जाती है। वो किस में आती है, बिल्डिंग में आती है। वैसे ही मान के चलिए कि अगर जैसे मैंने बोला कि सेंट्रलाइज एसी है या पूरा एसी वाला ऑफिस बना हुआ है, तो फॉल सीलिंग की कॉस्ट हो गई, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक सेंट्रलाइज एसी बना हुआ है, सेंट्रलाइज एसी का पूरा ऑफिस बना हुआ है, तो ऑफिस से रिलेटेड फर्नीचर में जैसे ऊपर फॉल सीलिंग लगी हुई है, तो वो भी फर्नीचर वाले पार्ट में आ जाएगी और कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का पार्ट बन जाएगी। और ये भी याद रख लेना कि मैं सेंट्रलाइज एसी की बात नहीं कर रहा, उसकी फिटिंग की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, उसकी फॉल सीलिंग की बात कर रहा हूँ, उसके वुडन पार्टीशन की बात कर रहा हूँ, वो फर्नीचर में इंक्लूड हो जाता है। वैसे ही मैंने क्या बताया, जैसे वुडन डोर होता है तो वो बिल्डिंग वाला पार्ट है, ठीक है। वुडन विंडो है या विंडो जो भी बनी हुई है वो किसका पार्ट है, आपका बिल्डिंग का पार्ट है, फर्नीचर एंड फिटिंग का नहीं है। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है, तो आप डिटेल में जाके देख सकते हो। वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में 20% का दे रखा है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, शिप्स, ऐसे याद रख लेना, ओशियन गोइंग शिप्स, वेसल्स, स्पीड बोट्स, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो चेंज हुआ है, पहले क्या था, आप नॉर्मल क्या सोचते थे कि अगर जो हम बोल सकते हैं मोटर कार हो गई, देखिए प्लांट एंड मशीनरी पे जो नॉर्मल रेट लगती है वो जनरल 15% लगती है, पहले तो ये याद रखिए कि 15% नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगती है। फिर इसके अलावा इसमें क्या होता है, मोटर कार भी इंक्लूड कर ली जाती है अगर वो बिज़नेस के लिए यूज़ हो रही है, आपके बिज़नेस और प्रोफेशन में जनरली यूज़ हो रही है, और आपका जो बिज़नेस या प्रोफेशन है वो हायरिंग का नहीं है, मतलब मोटर कार को किराए पे देने का नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया कि एक कैब बिज़नेस है जो कि क्या करती है, किराए पे टैक्सीज देती है, वो नहीं है बिज़नेस, याद रखना। तो अगर आप उस मोटर व्हीकल को अपने बिज़नेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, एक तरीके से मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आपका किराए पे देने का उसका बिज़नेस नहीं है। तो पहले क्या था, नॉर्मल उस पर 15% था, ठीक है। और अगर किराए पे देने का आपका बिजनेस होता, मतलब अगर आप एक टैक्सी के मालिक होते या आपके पास 4 टैक्सियाँ होती और आप उसको किराए पे देते, तो जनरली उस पर जो डेप्रिसिएशन अलाउ था वो 30% था। तो पहले था 15 और 30, ठीक है। लेकिन अब जो आ गया थोड़ा सा चेंज, तो ये बोल रहा है कि जो भी मोटर कार या मोटर टैक्सीज अगर आपने एक्वायर की है और उसको पुट टू यूज़ किया है 23 अगस्त 19 और 31 मार्च 20 उसके बीच में, तो जनरली ये 15 और 30 है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, आपका 30 और 45 आ जाएगा। यानी 15 की जगह 30 हो गया और 30 की जगह 45 हो गया। बस जनरली यही चेंज हुआ है और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है।
अब देखिए आप ये भी याद रखना कि आपका प्रीवियस ईयर अभी जो आप पढ़ रहे हो वो 1920 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तो देखिए अब ये लेटेस्ट प्रोविजन है, तो उस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर 23 अगस्त 19 से पहले एक्वायर्ड की गई है और पुट टू यूज़ की गई है, तो उस बेसिस पे क्या होगा, वो 15 और 30% का पार्टी आपका आएगा। तो अगर मैंने बोला कि मेरे बिजनेस एंड प्रोफेशन में वो मोटर कार काम आ रही है तो वो 15% ही रहेगा। लेकिन अगर मेरा किराए पे देने का उसका बिजनेस है, मेरा क्या है उसको किराए पे, यानी एक तरीके से मैं उन टैक्सीज़ का मोटर कार का मालिक हूँ और मैं उनको किराए पे देता हूँ, तो 30% का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और नहीं देता अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि अपने एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए दे देता हूँ कि वो मार्केटिंग करे जाके, तो मेरे पास कार है, वो मेरा एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है, तो वो नॉर्मल मेरे बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, वो मेरा किराए पे देने का बिजनेस नहीं है, तो 15%। लेकिन अब यही पार्ट अगर क्या है 23 अगस्त 19 और 31 मार्च 20 उसके बीच में एक्वायर और पुट टू यूज़ है, तो 15 की जगह 30 और 30 की जगह 45 हो जाता है। अब देखिए ये कैसे कवर किया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें पहले से ही प्री डिफाइंड पॉइंट थे, तो मैंने इनको एडिट नहीं करा, जैसा था वैसे लिख दिया। देखिए यहाँ पे बोल रहा है इन जनरल इफ़ नथिंग इज मैंशन रिगार्डिंग नेचर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी के लिए 15% है, ये सबको पता रहता है। एंड इंक्लूडिंग मोटर कार नॉट यूज्ड फॉर हायरिंग पर्पज, अगर वो 23 अगस्त 19 से पहले एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज़ है, याद रखना ये 15% है। ठीक है, अब देखिए 30% में क्या दे रखा है, मोटर कार इंक्लूडिंग लॉरीज, यानी मोटर लॉरीज हो गई, एंड मोटर बसेज, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, टैक्सीज हो गई, ये बोल सकते हो, मोटर बसेज हो गई, ये बोल दिया, ये बोल रहा है। तो यूज़ फॉर हायरिंग पर्पजेज, जो ट्रैवलिंग एक तरीके से व्हीकल होते हैं, जनरली क्या करते हो आप किसी के पास जाते हो टूर एंड ट्रैवल वाले के पास, और आप जनरली किराए पे लेने का पार्ट करते हो, तो जो किराए पे दे रहा है उसके लिए जो उसके पास मोटर कार पड़ी है उस पर क्या होगा 30% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। अब ये तो जनरली पुराना था, लेकिन देखिए अब 30% और एक ये 45% आ गया, तो देखिए 15 और 30 जो मैंने आपको बताया वो तो ये था, अब 30 और 45 नया आ गया। तो अगर इससे पहले है तो जनरली 15 और 30 आ जाएगा, लेकिन अगर इसके बीच में है, जो ये दे रखी है पीरियड दे रखा है इसके बीच में है, तो 30 और 45। तो देखिए क्या बोल रहा है, मोटर कार अदर देन यूज इन ए बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, इसका मतलब नॉर्मल आप अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, आप उसको किराए पे देने का काम नहीं कर रहे हो, आप उसको किराए पे देने का काम नहीं कर रहे हो। तो ये बोल रहा है मोटर कार एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज़ बिटवीन 23 अगस्त 19 एंड 31 मार्च 20, अगर इसके बीच में एक्वायर्ड खरीदी गई है और साथ में एंड बोल दिया और साथ में पुट टू यूज़ भी इसी के बीच में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 22 अगस्त 19 को ख़रीद लिया और 24 अगस्त को इसको पुट टू यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये बोल रहा है कि एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज़ इसके बीच में होनी चाहिए, तो 30%। फिर ये बोल दिया देखो क्या बोल रहा है, मोटर बसेस, मोटर लॉरीज एंड मोटर टैक्सीज यूज इन ए बिजनेस ऑफ रनिंग दैम ऑन हायर, यानी इनको छोड़ के एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज बिटवीन 23 अगस्त 19 एंड 31 मार्च 20, तो वो 45% हो गया। तो पहले जो 30% था वो 45% हो गया, और पहले जो 30% था, ठीक है सॉरी, पहले जो 15% था वो अब 30% हो गया। तो पहले जो 15 था वो अब 30% हो गया, और पहले जो 30 था वो 45% जनरली हो गया इसके बीच में। अब देखिए आगे क्या चेंज आता है वो तो अगली बार पता चलेगा, जब अगली बार असेसमेंट ईयर 21-22 आएगा, मतलब प्रीवियस ईयर जो 2021 आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का पार्ट पता चलेगा कि क्या जनरली ये चेंज कर रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2020 के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी जो मैंने बताया वो फाइनेंस एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग बताया। प्लांट एंड मशीनरी पे देखिए 40% का पार्ट दे रखा है, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बुक्स ओन्ड बाय ए प्रोफेशनल। अब देखिए 40% के पार्ट में क्या है, ये दोनों पार्ट है, तो ये जरूर देख लेना। फिर देखिए बाकी 40% इस पर भी है, एयर और वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। अब इसके डिटेल पार्ट भी है लेकिन शॉर्ट में कवर कर रखे हैं। फिर देखिए ऑयल वेल्स में दे रखा है 15%, और ये नॉर्मल में मैंने आपको बता दिया, और ऐसी मोटर कार के लिए बता दिया जो हायरिंग पर्पज़ के लिए नहीं है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में काम आ रही है। लेकिन याद रखना ये इनके बीच में नहीं है, याद रखना, क्योंकि अगर इनके बीच में है तो 15 की जगह वो 30% हो गई है, और 30 की जगह वो 45% हो गई है, ऐसे सोचिए, बस नॉर्मल पार्ट है। इंटेंजिबल एसेट्स देखिए 25%, क्या बोल रखा है, एक्वायर्ड आफ्टर 31 मार्च 98, क्योंकि 98-99 से आपको पता है कि 25% डेप्रिशिएशन लगने लग गया था, उससे पहले अमोर्टाइजेशन का पार्ट आता था। ये जो थर्ड दे रखा है जनरली क्या बता रहा है, थर्ड पॉइंट है जिसमें बता रखा है कि इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आती है। ऊपर आपने कवर किया हुआ है, पेटेंट, नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेज, फ्रेंचाइजेज एंड अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। अब देखिए स्टार बना के क्या दे रखा है, क्योंकि स्टार आपको कहाँ मिलेगा, ये रहा, ये दिख रहा है।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिस पे अलग से 25% टैक्स रेट लगती है। तो ये बोल रहा है इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी पेइंग टैक्सेस अंडर सेक्शन 115 BA, जो मैंने आपको बताया एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, न्यूली सेटअप है, जिस पे टैक्सेस की जो रेट लग रही है वो लग रही है 25%। तो उसको जो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन है, क्या बोल रखा है, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन फॉर एनी ब्लॉक ऑफ असेट इन एक्सिस ऑफ 40% शैल बी इग्नोर। तो उस केस में क्या बोल दिया कि अगर उससे ज़्यादा कोई भी ब्लॉक आ रहा है तो इग्नोर किया जाएगा। पर आप देख लीजिए कि जो ब्लॉक है वो 40% से ज़्यादा का है ही नहीं। बिल्डिंग में भी देखेंगे तो 40% टेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन के लिए, और प्लांट एंड मशीनरी पे देखोगे 40। हाँ, यहाँ पे 45% है। तो इस केस में क्या बोल दिया कि अगर 45 है तो 40 ही लिया जाएगा, 45 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि अगर डोमेस्टिक कंपनी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आती है तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन 40% से ज़्यादा का नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा का जो भी डेप्रिशिएशन का पार्ट होगा वो इग्नोर किया जाएगा। फिर बिल्डिंग में क्या आ गया, रोड्स, ब्रिजेस, कलवर्ट्स। देखिए कलवर्ट्स क्या होते हैं, देखो ब्रिजेस तो आपको पता है, लेकिन कलवर्ट्स का मतलब क्या है, जैसे रोड है उसके नीचे पाइपलाइन जारी होती है और वहाँ से पानी जा रहा होता है, या जनरली आपने नाटकों में, सीरियल्स में देखा होगा कि एक पर्टिकुलर क्या रोड बना हुआ होता है और इसके नीचे क्या होती है, ऐसे लाइनें बनी हुई रहती है इस टाइप की, ठीक है, और यहाँ से पानी जा रहा होता है, जनरली होता है, या गोल गोल पाइपलाइंस बनी होती हैं, इन्हें बोलते हैं कलवर्ट्स। वेल्स में क्या आ गया, एक्सक्लूडिंग ऑयल वेल, क्योंकि देखिए ऑयल वेल पे जनरली कितना है, 15% का पार्ट आपका दे रखा है, तो इसको छोड़ के जो भी अलग से वेल्स है वो आ गया। एंड ट्यूब वेल्स, तो इस पर क्या आएगा, बिल्डिंग से रिलेटेड पार्ट में देख लीजिए। बिल्डिंग से रिलेटेड पार्ट में आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, गोडाउन, ऑफिस, फैक्ट्री, ये सारा पार्ट आ गया, तो 10% का आपका पार्ट अप्लाई हो जाएगा। रेजिडेंशियल बिल्डिंग अदर देन होटल्स एंड बोर्डिंग, तो कितना आ जाएगा, 5% का पार्ट। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो इससे रिलेटेड दे रखा है, ये रहा। प्लांट में क्या बोल दिया, प्लांट डज नॉट इंक्लूड टी बुशेस, ठीक है, चाय से रिलेटेड झाड़ियाँ, और लाइव स्टॉक्स, और बिल्डिंग, और फर्नीचर एंड फिटिंग। तो देखिए ऐसा इसलिए बोल दिया है क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, बिल्डिंग को भी प्लांट में ले लेंगे, या प्लांट में एक तरीके से क्या बिल्डिंग को ले लेंगे ये बोल रहा है, या प्लांट में फर्नीचर और फिटिंग को भी मानने लग जाएंगे। लेकिन फर्नीचर का और बिल्डिंग का अलग से ब्लॉक दे रखा है, बिल्डिंग में 3 ब्लॉक है और फर्नीचर फिटिंग में 1 ही ब्लॉक है, और प्लांट से रिलेटेड अपने कितने हैं इस बार वाले पार्ट में, 5 ब्लॉक है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। और एक और चीज़, जैसे गुडविल होते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लैंड होता है उस पर डेप्रिसिएशन का पार्ट अप्लाई नहीं होता, किस पे, इन्वेस्टमेंट पे, गुडविल पे, लैंड पे। जैसे जैसे मुझे चीज़ें याद आती जा रही है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ये जरूर याद रखना, इस तरीके से मैं पॉइंट आपको बताते जा रहा हूँ। अब देखिए आपका लास्ट पॉइंट बचा है सिर्फ इलस्ट्रेशन का, और सारा पॉइंट आपका कवर। लेकिन उससे पहले एक बार फॉर्मेट बताना था, तो वो फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन का पार्ट दे रखा है, तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, WDV ऑफ द ब्लॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब देखिए अगर मैं आपको बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर 1920 चल रहा है, तो उससे रिलेटेड क्या बोल रहा है, WDV ऑफ द ब्लॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, इसका मतलब 1 अप्रैल 19 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 1 अप्रैल 19 की बात कर रहा है। अगर आप बोलोगे कि सर उस साल हमारे पास कोई असेट ही नहीं थी, हमने नहीं खरीदी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 पार्ट आएगा। फिर आपने कोई नई असेट एक्वायर करी जो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में आ रही है, मान के चलिए बिल्डिंग से रिलेटेड 5% का ब्लॉक है, आपके पास पहले से एक A असेट है और आपने B असेट खरीद ली, तो टोटल मिला के कितनी हो गई, 2 असेट हो गई, A + B। अब उसमें से अगर आपने कोई एक असेट बेच दी, जैसे मान के चलिए A और B में से आपने A असेट बेच दी, तो आपके पास एक ही बच गई। ब्लॉक में कोई असेट होनी चाहिए और अमाउंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके ही डेप्रिसिएशन का पार्ट निकलेगा। मैंने क्या बताया, ब्लॉक में कोई असेट होनी चाहिए और जो आपका अमाउंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके ही आपका डेप्रिसिएशन का पार्ट कैलकुलेट होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। वरना क्या आएगा, अगर ब्लॉक में कोई भी असेट नहीं है और सारी की सारी असेट बिक गई, कहने का मतलब अगर आपके पास कोई A असेट थी और आपने B खरीद ली, आपके पास 2 असेट हो गई। अब आपने दोनों को ही बेच दिया, A और B को। अब देखिए चाहे पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है चाहे नेगेटिव, कैपिटल गेन हो सकता है तो या कैपिटल लॉस का पार्ट हो सकता है, तो या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। ये हमेशा याद रख लेना। इसका मतलब अगर आपने सारे के सारे ब्लॉक ऑफ असेट को बेच दिया तो या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। अगर आपका सेल्स कंसिडरेशन ज़्यादा है, जिसको जनरली हम क्या बोलते हैं, मनी पेबल, हम इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलते हैं, मनी पेबल, याद रखना। लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपल टर्म में क्या लिख दिया, सेल प्रोसीड ऑफ असेट्स फॉलिंग विद इन द ब्लॉक सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अगर आपने सारी असेट्स A और B बेच दी तो कोई भी नहीं बची। अगर ये ज़्यादा है और यहाँ पे नेगेटिव अमाउंट आ रहा है तो इसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि आप सोचिए WDV किसको डिनोट कर रहा है, जो भी आपकी एसेट की कॉस्ट था उसके बैलेंस के पार्ट को डिनोट कर रहा है, क्योंकि पिछले साल का डेप्रिसिएशन लेस होके आपकी जो WDV आई थी क्लोजिंग, वो अगले साल क्या बन गई, ओपनिंग बन गई।
जो पिछले साल क्लोजिंग थी वो इस साल क्या बन गई आपकी 1 अप्रैल 2019 को ओपनिंग बन गई। उसमें आपने एसेट जो भी खरीदी उस पार्ट को जोड़ दिया और जो बेचा उसको लेस कर दिया। तो जितनी भी आपने सारी एसेट बेच दी और ब्लॉक में कोई भी एसेट नहीं है, यानी नील ब्लॉक है, ब्लॉक में कुछ भी नहीं बचा, तो अगर नेगेटिव अमाउंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है और बेचने का पार्ट कम है, तो आपको लॉस हुआ है। सीधी सी बात। तो अगर पॉजिटिव पार्ट आ रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और नेगेटिव पार्ट आ रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन अगर ब्लॉक में एसेट बच गई, मतलब पहले एक ए एसेट थी, आपने बी और सी खरीद ली मान के चलिए, तो 3 एसेट आपके पास हो गई। अब आपने बेच दी, मान के चलिए बी एसेट बेच दी, तो अभी भी आपके पास ए और सी एसेट बची हुई है। अब देखिए, अगर पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, लेकिन अगर नेगेटिव अमाउंट आ रहा है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो हमने बी एसेट बेची है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बेची है और अभी भी हमारे ब्लॉक में एसेट होते हुए भी हमारा जो अमाउंट है वो नेगेटिव में आ रहा है। अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, जनरली जो ये फॉर्मेट दे रखा है इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है और क्या बोल रखा है, एक्स वाई जेड जो ये जनरली निकला है ये बोल रहा है कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि जनरली ये मान के चल रहा है कि ब्लॉक ऑफ असेट कुछ ना कुछ तो होगी। अगर ये होगी तो डेप्रिसिएशन निकलेगा। अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट आ जाएगा। क्योंकि जनरली जो ये फॉर्मेट दे रखा है ये ऐसे दे रखा है कि ब्लॉक में कोई ना कोई एसेट तो रहती ही है। अब याद रखना, इसमें कोई पीरियड का फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कब खरीदी है। आपने जब भी खरीदी, आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के दौरान खरीदी है, चाहे पहले खरीदी हो चाहे बाद में खरीदी है, वो सारा का सारा पार्ट आपको जोड़ देना है। मान के चलिए ए एसेट है, उसके साथ आपने बी और सी एसेट खरीदी, लेकिन उससे पहले ही आपने ए एसेट को बेच दिया था। आपने ए एसेट को बेच दिया था तो आपके ब्लॉक में कोई भी एसेट नहीं थी और आपने क्या करा, ईयर एंड पे 31 मार्च को मान के चलिए बी और सी एसेट खरीद ली। तो हमने क्या बोला, प्रीवियस ईयर के दौरान आपने खरीदी। अब इसमें कहीं भी नहीं दे रखा कि कौन सी डेट को खरीदी, क्या खरीदी फॉर्मेट में, तो कभी भी आप खरीदिए प्रीवियस ईयर के दौरान होनी चाहिए। तो पहले ब्लॉक में एसेट नील हो गई थी, लेकिन लास्ट में आते आते ब्लॉक में एसेट आ गई। तो जैसे ही आ गई तो उस पर डेप्रिसिएशन का पार्ट लगने लग जाएगा। क्यों? अगर रिटर्न डाउन वैल्यू पॉजिटिव है तो। नेगेटिव है तो हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ब्लॉक में एसेट है तो याद रखना, ठीक है। अब देखिए, डेप्रिसिएशन कब लगेगा? अगर रिटर्न डाउन वैल्यू पॉजिटिव है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो भी आएगी वो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी उस ईयर के लिए होगी, लेकिन पिछले ईयर के अगले साल के लिए वो पहले दिन क्या हो जाएगी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है व्हेन डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज। कब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता? तो 2 केसेस में होता है। कह रहा है व्हेन डीई यानी सेल प्रोसीड एक्सीड एबीसी। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर, इतना सही रहेगा। व्हेन डीई एक्सीड एबीसी द एक्सिस शैल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैंने आपको यही बताया, अगर सेल वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और ब्लॉक में अभी भी एसेट है, याद रखना। अब देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन एक्स वाई जेड वैल्यू ऑफ ब्लॉक बिफोर डेप्रिसिएशन इज पॉजिटिव, ठीक है, बट द ब्लॉक डज नॉट हैव एनी एसेट। लेकिन क्या बोल रहा है, ब्लॉक में कोई भी एसेट नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन सच केस सच पॉजिटिव वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और याद रखना, मैंने क्या बताया, अगर ब्लॉक में कोई भी एसेट नहीं है, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि अगर जो एक्स वाई जेड का पार्ट है वो ज़्यादा आ रहा है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, और अगर कम आ रहा है, कहने का मतलब पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि अगर देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि एक्स वाई जेड का जो पार्ट आ रहा है वो नेगेटिव के फॉर्म में आ रहा है, तो वो जनरली क्या है, डीई का पार्ट ज़्यादा है, मतलब सेल वैल्यू ज़्यादा है, ठीक। और हाँ, कभी भी आपका जैसे कन्फ्यूजन का पार्ट आया तो ऐसे सोचिए कि जैसे अमाउंट डाल दीजिए, जैसे देखिए एबीसी में आप डाल दीजिए 1 लाख। अब ऐसे सोचिए कि ब्लॉक में कोई एसेट नहीं है और आपने 1,50,000 में बेच दिया, ठीक है, तो 50,000 जो नेगेटिव आ रहा है वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। अगर मान के चलिए उसको आपने 75,000 में बेचा होता तो 1 लाख में से 75 गए, तो बाकी कितने बचे, 25,000 बचे, जो कि पॉजिटिव बचे, तो वो क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा, क्योंकि आपने उसको कम में बेचा। ठीक है, सिंपल सा पार्ट। तो ऐसे सोचिए कि ब्लॉक में अगर कोई एसेट नहीं है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ही होगा, याद रखना। लेकिन अगर ब्लॉक में एसेट है तो अगर रिटर्न डाउन वैल्यू पॉजिटिव है तब जाके डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। अगर वो नेगेटिव हो जाती है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। देखिए इसमें यही बोल रखा है कि अगर डीई एबीसी से ज़्यादा हो जाती है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, और अगर ब्लॉक में कोई भी एसेट नहीं है, ठीक है, और एक्स वाई जेड अगर आपका पॉजिटिव बता रहा है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की सिचुएशन आ गई है, ठीक। और अगर एक्स वाई जेड नेगेटिव बता रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की सिचुएशन आ गई है, क्योंकि ब्लॉक में कोई भी एसेट नहीं है। सिंपल ऐसे सोचना है और ज़्यादा टिपिकल नहीं बनाना।
अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ द डेट ऑफ परचेज मैंने आपको बताया था, वेयर एन एसेट इज एक्वायर्ड बाय द एसेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यार ना प्रीवियस ईयर के दौरान एसेट खरीदी होनी चाहिए, एंड इज पुट टू यूज़ इन द सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज। इसका मतलब ये हो गया कि 179 डेज या उससे कम दिन के लिए अगर यूज़ किए, द डेप्रीशिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच असेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रीशिएशन एक्सेप्ट अबव डेट ऑफ परचेज हैज़ नो रेलिवेंस। इसको छोड़ के डेट ऑफ परचेज की कोई भी रेलिवेंस नहीं है। लेकिन साथ में यार रखना, जो आपने ख़रीदा है वो पिछले साल के दौरान ख़रीदा है, और जो पुट टू यूज़ किया है वो भी पिछले साल के दौरान किया है, तब जाके ये 180 डेज़ का केस आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पिछले साल से भी पहले कोई एसेट खरीदी है और उसको आपने पिछले साल यूज़ किया है, तो उस पर 180 डेज़ का केस नहीं आएगा और फुल रेट ऑफ डेप्रीशिएशन का पार्ट लगेगा। इसमें यही बोल रखा है अगले पॉइंट में। यहाँ पे देखिए बोल रहा है इफ़ एन एसेट इज़ एक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से पहले के किसी फाइनेंशियल ईयर में एसेट खरीदी है, बट इट इज़ पुट टू यूज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्रीवियस ईयर, देन डेप्रीशिएशन ऑन सच एसेट शैल बी अलाउड एट फुल रेट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट यूज़ फॉर लेस देन 180 डेज इन द प्रीवियस ईयर। तो चाहे उसको 180 दिन से कम यूज़ करो, चाहे 180 दिन करो, चाहे उससे ज़्यादा करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फुल रेट ऑफ डेप्रीशिएशन लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, एन assessee acquired a machine for his business on 1st November 18, but it was brought to use for the first time फ्रॉम 1 दिसंबर 19। तो देखिए आप सोच सकते हैं कि 1 नवंबर 18, इसका मतलब क्या हुआ, 18-19 में खरीदी, लेकिन यूज़ कब करी, 1 दिसंबर 19 को, मतलब 1920 में। इन दिस सिचुएशन डेप्रीशिएशन एट फुल रेट शैल बी अलाउड ऑन दिस मशीन फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। आप ऐसे बोल सकते हैं सर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अराउंड 121 डेज़ हो रहे हैं, तो हाफ रेट लगेगी। मैं बोलूँगा गलत है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले ईयर में ख़रीद ली थी, तो उस केस में जनरली ये पार्ट अप्लाई नहीं होता और फुल रेट ऑफ डेप्रीशिएशन ही चार्ज होती है। तो इसका मतलब खरीदो भी प्रीवियस ईयर और पुट टू यूज़ भी प्रीवियस ईयर करो, तब जाके वो फुल और हाफ का केस आता है, नहीं तो फुल का केस ही आता है, नहीं तो फुल का केस ही आता है। तो ये नहीं तो वाला केस है जिसमें आपको पता है कि फुल का केस आ रहा है। टैक्स पॉइंट में क्या बोल दिया, देर इज़ नो सिग्निफिकेंस ऑफ डेट ऑफ सेल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। अब देखिए परचेज में क्या बोल दिया कि सिर्फ 180 डेज़ का केस हमने देखा, इसके अलावा आपको डेट ऑफ परचेज देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही सेल में जनरली क्या बोल रहा है, आपको कभी भी डेट ऑफ सेल देखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपने बेची, चाहे पहले बेची चाहे बाद में बेची, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दे रखा है जिसमें क्या बोल रखा है कि आपको ओपनिंग WDV लेनी है, ठीक है, 1 अप्रैल 19 की, प्लस उस पर जो परचेज है वो ऐड करना है, माइनस क्या करना है आपको, जो भी सेल है जिसे हम मनी पेबल बोलते हैं वो लेस करना है। बाकी जो पार्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस पर डेप्रीशिएशन का पार्ट लगेगा, और यार ना ब्लॉक में असेट होनी चाहिए तब जाके ये डेप्रीशिएशन लगेगा, वरना डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट मैंने बता दिया, क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट लगेंगे, क्योंकि इसमें देखिए इतने सारे केस दे रखे हैं तो जल्दी जल्दी बताने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, मैसर्स अनीता एंटरप्राइजेज है रिटन डाउन वैल्यू इन फर्नीचर ब्लॉक, डेप्रीशिएशन रेट कितनी है 10%। अब देखिए फर्नीचर एंड फिटिंग का एक ही ब्लॉक था, आपको पता है 10% का, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 अप्रैल 19 को उसका WDV का जो पार्ट था वो था 80,000। ब्लॉक में 2 फर्नीचर थे, X और Y, ब्लॉक में 2 फर्नीचर थे, ठीक है। कंप्यूट डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32 फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इन द फॉलोइंग केसेस। अब देखिए आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जो समझा उसके हिसाब से आपको क्या करना है। केस ए में बोल रहा है फर्नीचर X सोल्ड फॉर ₹20,000 ऑन 1 मई 19। आप सोचिए कि ओपनिंग WDV की बात कर रहा हूँ तो वो कितना है, 80,000। नीचे मैंने आंसर कवर कर रखा है, आपको पता चल जाएगा। प्लस देखिए मैंने क्या बताया, परचेज। अब परचेज चाहे कभी करूं, चाहे मैंने पहले बेच दी लेकिन बाद में परचेज करूं, तब भी मुझे परचेज का फॉर्मेट पहले ही करना है, यानी परचेज प्लस पहले ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 80,000। अब देखिए मैंने सोल्ड करा तो वो कितने में करा, उसको 20,000। किसको करना, फर्नीचर X को सोल्ड किया 20 में, तो अभी भी मेरे पास जो बच गया वो फर्नीचर Y बच गया। मतलब ब्लॉक में कोई ना कोई असेट है, और अगर पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है, 2 चीज़ें रखना, ब्लॉक में कोई असेट होनी चाहिए और पॉजिटिव अमाउंट आना चाहिए, तब जाके ही डेप्रीशिएशन का पार्ट आएगा। तो देखिए 60,000 जो आई, इस पे आपका डेप्रीशिएशन का पार्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब याद रखना फीफो बेसिस पे बेचा जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले आई वो पहले गई, ऐसे मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बता दिया कि फर्नीचर X बेच दिया 20,000 में, तो आप बोल सकते हैं कि जो ओपनिंग WDV है इसमें आपको ये थोड़ी पता है कि X की कितनी है, Y की कितनी है, क्योंकि क्या बोल रखा है, ब्लॉक में 2 फर्नीचर है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इसी ब्लॉक में से चले गया, अब जो बचा वो इसी ब्लॉक का पार्ट बचा। और आप ये भी बोल सकते हैं कि जो ये 60,000 ये ओपनिंग है, तो ये पूरे 365 डेज़ यूज़ हुआ होगा,
ठीक है। तो आपको जब भी 180 डेज या उससे कम का पार्ट देखने की ज़रूरत है तो वो कब, जब आपके खरीदने का पार्ट दे रखा है। जब परचेज का पार्ट दे ही नहीं रखा तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे और भी केसेस आएंगे, मैं आपको बताता जाऊँगा। तो 60,000 का नॉर्मल कितना निकल जाएगा, 10% निकल जाएगा 6,000। एक बार देख लीजिए, केस ए कंप्लीट। देखिए 80 प्लस नील 80 आ गया, 80 में से सेल कर दिया 20, 60,000 आया। ये आपका पॉजिटिव आया। और याद रखना ब्लॉक में एक एसेट बची हुई है। ऐसे सोचिए एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स और वाई है। आपने जो परचेज किया कुछ भी नहीं करा, आपने एक्स को बेच दिया, तो अभी भी ब्लॉक में वाई एसेट बची हुई है जिसका बैलेंस कितना था 60। लेकिन आपको पता है कि डेप्रिसिएशन जैसे ही निकाला 6,000 आया, तो 60 में से 6 गए तो कितना बचा क्लोजिंग WDV 54, जो कि अगले साल क्या बन जाएगा ओपनिंग। जैसे आप देख रहे हो इस साल ओपनिंग 80 है, तो वैसे ही अगले साल ओपनिंग क्या बनेगा आपका 54,000 बनेगा। ठीक है। अब केस बी देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फर्नीचर एक्स सोल्ड फॉर ₹1,00,000 ऑन 1 जनवरी 20। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कब सोल्ड किया गया, 1 जनवरी 2020 को बेचा गया है। तो मैंने क्या बताया, डेट से कोई मतलब नहीं होता बेचने की, कभी भी बेचो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए आपको पता है कि 80,000 है, उसमें परचेज जनरली नील है तो 80,000 होगा। ठीक है, उसमें से माइनस कर दिया मैंने 1,00,000 का पार्ट। अब आप देख सकते हैं कि फर्नीचर एक्स बेचा, पॉजिटिव अमाउंट नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा, पॉजिटिव अमाउंट नहीं आ रहा। तो आपको इसके आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपको ये नहीं देखना कि WDV बिफोर डेप्रिसिएशन ऐसा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है अगर लिख भी दोगे तो क्या करोगे, नील करोगे। क्यों करोगे नील, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि जितना आपका ये 80,000 का पार्ट है उससे ज़्यादा में आपने बेच दिया। ब्लॉक में अभी भी वाई नाम की असेट है, लेकिन फर्नीचर एक्स ही इतने में बिक गया कि आपको फ़ायदा हो गया। तो कितने का फ़ायदा हो गया, 20,000 का, जिसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और जब आप कैपिटल गेन का चैप्टर देखोगे उसमें भी ये समझोगे थोड़ा सा पार्ट। तो देखिए वैसे यहीं पे समझ लीजिए, आपको आराम से आ जाएगा कि 80 में से 1,00,000 गए तो नेगेटिव पार्ट आ रहा है, तो 20,000 जो भी होगी वो क्या होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड हो जाएगी। अब देखिए ये भी याद रखना, जब भी हम फॉर्मेट देखते हैं, ये रहा, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये 80,000 आ गया, फिर यहाँ पे आपका नील आ गया, तो ये टोटल मिला के यहाँ पे 80 आ गया। अब ये बोल रहा है सेल प्रोसीड ऑफ असेट्स सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ABC। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 80 ही आएगा, तो WDV जो आएगी वो क्या आएगी, नील। फिर आप चाहो तो नोट्स में ये बता सकते हो कि आपने जो बेचा है वो 1,00,000 में बेचा है और ब्लॉक में अभी भी एसेट बची हुई है। तो इसका मतलब आपका जो अमाउंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव में 20,000 आ रहा है। और नेगेटिव का मतलब क्या, आपने ज़्यादा में बेचा है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को डिनोट करता है। तो आप चाहे नोट्स में बता सकते हो, लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसमें रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि आपको इसको ABC तक रोक के रखना है। तो आपको 80,000 तक ही रोक के रखना है। तो WDV नील, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगा। समझ गए। तो इसका मतलब अगर नेगेटिव आता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट है। तो अगर ब्लॉक में कोई भी एसेट रह जाती है तो पॉजिटिव अमाउंट रहना चाहिए। अगर ब्लॉक में कोई एसेट है और नेगेटिव अमाउंट आ गया तो इसका मतलब आपका फ़ायदा है और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे यही बोल सकते हो कि ये एक्स और वाई है 80,000 और नील, आपने खरीदा कुछ नहीं है, तो ये आपका 80,000 आ गया। इसमें जो आपने बेचा वो 1,00,000 में बेचा, लेकिन यहाँ पे देखिए हैश लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ तक ही आप रोक दोगे तो आपका जो WDV है डेप्रिसिएशन से पहले नील है, तो इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों आया, क्योंकि 80,000 की चीज़ ये मान के चलिए आपने 1,00,000 में बेची है, कितने में, 1,00,000 में, तो 20,000 आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। हैश में क्या बोल रखा है, सेल प्रोसीड्स कैन नॉट एक्सीड ओपनिंग WDV एस इंक्रीज बाई एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या है, जो सेल प्रोसीड है ओपनिंग WDV प्लस जो आपने परचेज की है, जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स है प्रीवियस ईयर के दौरान एक्वायर किए, या एक्चुअल कॉस्ट भी हम देखेंगे आगे कि जनरली किस किस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या ली जाती है, वो तो आगे पर्टिकुलर मेरे हिसाब से जैसे ही डेप्रिसिएशन का पार्ट कवर होगा उसके बाद की वीडियोस में आपको आ जाएगी समझ में। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ओपनिंग WDV प्लस परचेज जो भी पार्ट है वो सेल प्रोसीड उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। एक्सिस इफ एनी शैल बी कंसीडर्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है तब जाके ये WDV पे डेप्रिसिएशन निकलेगा, अगर नेगेटिव है तो जनरली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट आ जाएगा। कब, अगर ब्लॉक में पहले से ही एसेट्स है तो। यहाँ पे अपने ब्लॉक में एसेट थी क्योंकि सिर्फ एक्स को ही बेचा था। सी केस देखिए, फर्नीचर एक्स सोल्ड फॉर ₹1,00,000 एंड फर्नीचर एस परचेज फॉर 35,000 ऑन 1 जुलाई 2019। अब देखिए पिछले साल में आपने फर्नीचर खरीदा तो आप जनरली उसका पुट टू यूज़ का पार्ट देखोगे। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो इसका मतलब एक्वायर्ड भी उसी दिन किया है और पुट टू यूज़ भी उसी दिन किया है, ये जरूर याद रख लेना। यहाँ पे देखिए परचेज बोल रखा है, आपको अलग से नहीं बता रखा, तो एक्वायर्ड भी उसी दिन है और पुट टू यूज़ भी उसी दिन है। पुट टू यूज़ में चाहे एक्टिव यूज़ हो चाहे पैसिव यूज़ हो, दोनों आ जाते हैं, आपको पता है। यानी चाहे काम नहीं आ रही हो लेकिन आपने मशीन को रख रखा है
आपने जैसे मैंने प्रिंटर मशीन बोल रखी है, तो प्रिंटर मशीन को पूरा का पूरा मैंने उसका ड्राइवर डाल दिया, जनरली उसको कनेक्ट कर दिया, जो भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग है उसके साथ, और उसको मैंने प्रॉपर अरेंज कर दिया, तो मुझे पता है कि वो चलने के लिए तैयार है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पैसिव यूज़ है, अभी तक वो यूज़ नहीं हुआ लेकिन वो तैयार है, वो रेडी टू यूज़ है। एक्टिव यूज़ मतलब क्या हो गया, वो रेगुलर काम आ रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए केसी में बोल रहा है कि फर्नीचर एक्स को बेचा 1 लाख में और परचेज किया 35,000 में एक फर्नीचर एस को। तो आप देख सकते हो कि पहले आपके पास एक्स वाई थी, 80,000 की WDV थी, प्लस हम क्या बोलेंगे, हमने जो परचेज किया वो एस को परचेज किया कितने में, 35,000। ठीक है, तो 80 + 35 कितने हो गए अपने, 1,15,000 हो गए। आपने जो बेचा वो कितने में बेचा, फर्नीचर एक्स को 1 लाख में बेच दिया। अब याद रखना जो आपके पास 15,000 बचा है, ठीक, देखिए इसमें याद रखिए कि आपने फर्नीचर किसको बेचा है, एक्स को सोल्ड किया है। याद रखना क्या करा है, सोल्ड किया, कितने में, 1 लाख में सोल्ड किया है। और याद रखना मैंने आपको ये बताया कि फीफो बेसिस पे होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा कि कैसे बेचा है, फीफो बेसिस पे, लीफो बेसिस पे, तो आप क्या बोलोगे, जो पहले आई थी वो पहले चली गई। तो यहाँ पे जो फर्नीचर है वो पहले आया था वो पहले चले गया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो 80,000 का एक साथ था जिसमें पता नहीं किया जा सकता था कि किसका पार्ट है, क्योंकि एक ब्लॉक बन जाता है। और याद रखना मैं एक्स वाई ऐसे रेफरेंस के लिए बताता हूँ, ये कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचना सर एक्स का कितना पार्ट है, वाई का कितना पार्ट है, ये सोचने की जरूरत नहीं है। तो इस पर्टिकुलर फर्नीचर के ब्लॉक में 80,000 की WDV है, 1 लाख में बेचा, तो आपको पता है कि 80,000 तो पूरा गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और 20,000 पूरे इसके गए। तो बाकी जो बचे वो किसके बचे, एस से रिलेटेड 15,000 बचे। और आपको पता है कि जो एस आपने परचेज किया है वो कितने में करा है, 35,000 में ख़रीदा है 1 जुलाई 19 को। 1 जुलाई 19 को ये पुट टू यूज़ है। 1 जुलाई 19 से लेके 31 मार्च 20 करके देखिए कितने दिन आते हैं, 180 डेज या उससे ज़्यादा ही आते हैं। तो उस केस में फुल डेप्रीशिएशन आ जाएगा। तो 15,000 का कितना निकल जाएगा, 10% निकल जाएगा, 1500। इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक, याद रखना। तो मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 80 + 35 कितना हो गया, 1,15,000। आगे और भी केस आएंगे तो आपका एक तरीके से क्या होगा, पिछला केस भी क्लियर होता जाएगा, क्योंकि टिपिकल केसेस आते जाएंगे आगे आगे। तो देखिए केस सी पढ़ रहे हैं, 80 + 35 1,15,000। 1,15,000 को हमने क्या कर दिया, एक तरीके से उसमें से एक पर्टिकुलर फर्नीचर बेच दिया जो कि 1 लाख में बेचा था। ठीक है, तो 1,15,000 में 1 लाख गए तो कितना बचा, 15,000 बचा। अभी भी ब्लॉक में असेट बची हुई है, 2 असेट बची हुई है, आपको पता है, क्योंकि आपने क्या करा, एक्स और वाई थी, एक और ख़रीदी, तो नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो भी खरीदी तो एक और आ गई, और उसमें से आपने एक बेच दी, तो अभी भी 2 असेट्स ब्लॉक में पड़ी हुई है। तो इसका मतलब पॉजिटिव अमाउंट है और ब्लॉक में असेट है, तो डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन आपको पता है बेची है और परचेज भी इसमें है, तो फीफो बेसिस लग जाएगा। जो भी बेचा है उसमें से आपको पता है कि 80,000 तो इसमें से गया और बाकी 20,000 इसमें से गया, तो जो 15,000 बचा है वो इसी परचेज का बचा हुआ है। अब परचेज आपने कब करी है, 1 जुलाई 19 को, तो इसका मतलब 1 जुलाई 19 से 31 मार्च 20, पूरा का पूरा साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 1500। अभी आगे भी बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा केस डी में, केस ई में। देखिए केस डी में क्या बोल रहा है, फर्नीचर एक्स सोल्ड फॉर ₹10,000 एंड फर्नीचर एस परचेज फॉर ₹40,000 एज ऑन 1 जुलाई 19। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि फर्नीचर एक्स जो बेचा वो 10,000 में बेचा, कितना अमाउंट कम कर दिया, तो देखिए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। फर्नीचर एस परचेज किया कितने में, 40,000। याद रख लेना, एक्स बेचा है और एस खरीदा है 40,000 में, कब, 1 जुलाई 19 को। तो नीचे ही कवर कर लेते हैं, सिंपल लगेगा। इसका वर्किंग नोट भी नीचे मैंने बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 80 + 40 कितना है, 1,20,000। 1,20,000 में जो आपने फर्नीचर एक्स बेचा वो कितने में बेचा, 10,000 में बेचा। अभी भी ब्लॉक में असेट बची हुई है। अब देखिए आपको कभी भी यहाँ पे दे रखा है कि एक्स और वाई है, परचेज में आपने ये खरीदा है, सेल में आपने बेचा है, तो आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको ये देखना है कि ब्लॉक में असेट है या नहीं है। हाँ है, पॉजिटिव है, हाँ है, डेप्रिसिएशन लगेगा, हाँ लगेगा, कितना लगेगा वो सोचना पड़ेगा, कितना लगेगा वो सोचना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि मैंने जो बेचा है उसको हम क्या बोलेंगे, फीफो बेसिस पे। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जो 10,000 गया वो किस में से गया, 80 में से गया। तो 80 में से 10 गए तो कितने बचे, 70 बचे। तो 70 तो WDV 1 अप्रैल वाले बचे हैं और परचेज के पूरे 40 बचे हैं। 1,10,000 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 70 + 40 बचेगा। कैसे पता किया मैंने, सेल के बेसिस पे, क्योंकि मैं जब सेल कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोल रहा कि कॉस्ट में कितना प्रॉफिट जोड़ के बेचा, ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितने में भी आपने बेचा, अगर आप फीफो बेसिस पे देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि 10,000 को बेचा है तो किस में से गया, शुरू में से गया। आपने ये देखा, जब आपने 1 लाख को बेचा, 1 लाख में बेचा, तो आपने क्या देखा, 80 में से गया।
फिर 20 में से गया, तो आपने जनरली इसमें ये नहीं देखा कि यार ये तो कॉस्ट पे है और इसमें तो प्रॉफिट भी ऐड किया गया, ऐसा कुछ सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब 1,10,000 में आपका 70,000 तो WDV का है और 40,000 इसका है। और एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ जल्दी वाला, जिसमें आपको क्या करना है, देखिए 1,10,000 आपको दे रखा है, तो आप क्या कीजिए, आपको पता है कि एक ही एसेट आपने परचेज की हुई है, तो 1,10,000 में 40 इसका होगा और बाकी 70 इसका होगा। अब ये देख लेना कि जो 40 है ना परचेज, वो आपने कब खरीदा है, वो आपने खरीदा 1 जुलाई 19 को, और ओपनिंग WDV तो 1 अप्रैल 19 को होती ही होती है, तो इस पे तो फुल आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब 70,000 पे तो फुल आएगा ही आएगा, और 40 पे भी आपका क्या आ जाएगा, आपको पता है कि 1 जुलाई 19 को आपने खरीदी है, तो उस पर भी जनरली आपका फुल आ ही जाएगा। तो 1,10,000 का 10% आ जाएगा 11,000। क्या पता नीचे मैंने इसका वर्किंग नोट कवर किया है नहीं किया, देखिए वो इसका कवर किया है, ई वाले केस का, डी वाले केस का कवर नहीं करा क्योंकि ये सिंपल सा केस था। क्योंकि हमने क्या, हमें पता है कि जो 40,000 हमने खरीदी है वो 1 जुलाई 19 को खरीदी है, और इसमें जो पार्ट है वो 70 का, तो ये 1 अप्रैल 19 का ही है, और ये 1 जुलाई 19 को खरीदी है, तो 180 डेज़ या उससे ज़्यादा के लिए है। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, पूरे 1,10,000 पे फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा 11,000। अब देखिए केस ई में थोड़ा डिफ्रेंशिएशन आपका आ जाएगा। तो देखिए कितने सारे केस है, एक तरीके से आपके सारे सॉल्यूशन कवर होते जा रहे हैं। केस ई में क्या बोल रहा है, फर्नीचर एक्स सोल्ड फॉर ₹10,000 एंड फर्नीचर एस परचेज फॉर ₹40,000 एज ऑन 11 नवंबर 2019। अब देखिए चेंज क्या हुआ है, ऊपर जो डेट थी, देखिए सारा पार्ट सेम है लेकिन डेट का फ़र्क था। अब इसी की वजह से हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई हो जाएगा। ये रहा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक तो ये पार्ट है, इसमें 1 जुलाई 19 दे रखी है, इसमें 11 नवंबर 2019 दे रखी है। अब देखिए फर्नीचर एक्स बेचा है 10,000 में, कब बेचा उसका कोई आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। फर्नीचर एस कब खरीदा वो आपको देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, कब, अगर WDV में उसका हिस्सा बचा हुआ है। ये ज़रूर याद रख लेना, WDV में हिस्सा होना चाहिए, तब जाके ही कैलकुलेशन में फुल और हाफ का पार्ट सोचने की ज़रूरत होती है। तभी देखिए यहाँ पे मैंने कुछ भी सोचा नहीं पार्ट, यहाँ पे जनरली मैं देख रहा था लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर केस आया ही नहीं। लेकिन देखिए यहाँ आ सकता है 80 + 40 1,20,000 हो गए, उसमें से 10 गए 1,10,000। अब देखिए आपको बताया कि 1,10,000 में से मैंने क्या बताया था आपको कि ये 10,000 जो आपने बेचा है वो किस में से गया, वो ओपनिंग में से गया। तो बाकी जो बचा वो क्या बचा, 70,000 तो ओपनिंग का बचा और 40,000 परचेज का बचा। परचेज आपने करा है 11 नवंबर को, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पुट टू यूज़ भी इसी दिन है, तो इसका मतलब 180 डेज से कम दिन ये यूज़ हुआ है उसी साल जिस साल खरीदा है। तो उस केस में क्या होगा, हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो इस पे जो जनरली आएगा वो कितना आएगा, 5% आएगा, और इस पे जो आएगा 70,000 पे वो क्या आएगा, पूरा का पूरा 10% आ जाएगा। तो 70,000 का 10% कितना होता है, 7,000, ठीक है। और 40,000 का जो 5% होता है वो कितना होता है, 2,000। तो 7 + 2 कितने हो गए, 9,000 हो गए। समझ गए, इस तरीके से आपको पार्ट दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट वर्किंग नोट है, 70,000 का 10% प्लस 40,000 का 10% और उसका हाफ का मतलब क्या हो गया, इस 40,000 पे 5% लग रहा है क्योंकि 11 नवंबर 19 को आपने खरीदी है, जिसका जो यूज़ हो रहा है वो 180 डेज से कम डेज के लिए हो रहा है। तो WDV में एसेट होनी चाहिए डेप्रीशिएशन लगने से पहले, यानी जो ये 1,10,000 है इसमें परचेज का पार्ट होना चाहिए, तब जाके ही हमें उसके डेज़ को देखने की ज़रूरत होगी। और याद रखना एक्वायर्ड और पुट टू यूज़ सेम डेज़ पे होनी चाहिए। अब देखिए केस F, देखिए कितने सारे हैं भैया, मैं भी आपके लिए पता नहीं कौन कौन से पार्ट ले लेता हूँ। वैसे तो देखिए क्या होता है कि ये इसलिए समझाया क्योंकि इसमें सारे के सारे पहले के जितने भी केस है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे और मुझे एक्स्ट्रा कुछ समझाने की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है फर्नीचर एक्स सोल्ड फॉर ₹2 लाख, केस F है, एंड फर्नीचर एस परचेज फॉर ₹40,000 एज ऑन 11 नवंबर 19। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए याद रखना कि सेम ही पार्ट है, बस क्या है अमाउंट जो चेंज हो गया वो 2 लाख का हो गया है, तो इसलिए डिफ्रेंशिएट हो सकता है। पिछले वाले केस से सेम पार्ट है, बस क्या हो गया कि अमाउंट चेंज हो गया, 10,000 के बेचने की जगह 2 लाख का पार्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं 80,000 पहले से ही था, 40,000 की खरीदी है 11 नवंबर 19 को, 120 हो गए, बेचा जो है वो 2 लाख का बेचा है, याद रखना। तो देखिए अगर 120 में 2 लाख गए तो नेगेटिव पार्ट आ गया, जब नेगेटिव आ गया तो WDV बिफोर डेप्रिसिएशन आपको लेने की जरूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पे देखिए हैश आ गया, तो वही वर्किंग नोट का पार्ट आ गया। यहाँ पे भी हैश था, हैश में जनरली क्या बोल रखा था, वही कि अगर आपकी सेल प्रोसीड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो वो ज़्यादा नहीं हो सकती है। सेल प्रोसीड कैन नॉट एक्सीड ओपनिंग WDV
एस इंक्रीज बाई एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब ओपनिंग डब्ल्यू प्लस परचेज से वो ज़्यादा नहीं हो सकती। एक्सेस जो भी आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा, तो इसका डेप्रीशिएशन निकलेगा ही नहीं। समझ गए? तो 120 को आपको, यानी जो 2 लाख को है उसको 120 तक रोक के रखना पड़ेगा और बाकी पार्ट आपका निल आ जाएगा, इस पर डेप्रीशिएशन लगेगा नहीं। लेकिन आपको पता है कि 120 की आपकी टोटल वैल्यू है ओपनिंग प्लस परचेज, ठीक है, यानी ओपनिंग प्लस एक्चुअल कॉस्ट 120 है, आपने बेचा 2 लाख में, तो 80,000 आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। जैसे इसमें था वैसे इसमें आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपने कोई डेट देखी क्या 40,000 की? नहीं, क्योंकि आपका पार्ट ही नेगेटिव हो गया। तो ब्लॉक में असेट अभी भी है, ब्लॉक में असेट्स अभी भी है, याद रखना, ब्लॉक में असेट्स अभी भी है, लेकिन पार्ट जो आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट आ गया। मैं वापस आपको बोल के बता देता हूँ, अगर ब्लॉक में कोई भी एसेट नहीं होती तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों पार्ट आएंगे। लेकिन अगर ब्लॉक में कोई एसेट होती है, याद रखना, और अगर पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है तभी डब्ल्यू पे डेप्रीशिएशन का पार्ट आएगा, जैसे पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है। लेकिन अगर आपका नेगेटिव अमाउंट आ गया कि यहाँ पे हमने 1 लाख में बेची तो 20,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। हमने यहाँ पे 2 लाख में बेची लेकिन ब्लॉक में अभी भी एसेट थी, तो 80,000 क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। समझ गए? इस तरीके से पार्ट है, ये एग्जाम में आ सकता है ना, इसलिए हमें कवर करने की ज़रूरत थी। अब देखिए आपका केस जी बोल रखा है, फर्नीचर एक्स एंड फर्नीचर वाई बोथ सोल्ड फॉर 10,035। यार रखना, ब्लॉक में कोई भी एसेट नहीं बची, तो चाहे आपका पॉजिटिव अमाउंट भी आ रहा है तो उस केस में क्या होगा? वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को डिनोट करेगा। अगर नेगेटिव अमाउंट आ रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो तो आपको पता ही है, चाहे ब्लॉक में एसेट हो चाहे नहीं हो। अगर नेगेटिव अमाउंट आता है तो वो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, पता ही है। लेकिन अगर ब्लॉक में एसेट नहीं बची, सीधी सी बात है, सारी बेच दी, तो अगर ब्लॉक में कोई एसेट है ही नहीं तो डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे? आप सोचिए कि अगर फर्नीचर एक्स और वाई आपके बिजनेस में पड़ा हुआ है, ये आपका एक बिजनेस है, इसमें आपका ये एक्स फर्नीचर पड़ा है और एक आपका ये वाई फर्नीचर पड़ा है। अब आपने इसको बेच दिया तो ये वैनिश हो गया। एक बार इसको गायब भी करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए मैंने गायब कर दिया यहाँ से। तो यहाँ पे आपको पता है कि फर्नीचर एक्स वाई चले गया, तो उस पर कहाँ से लगेगा? जब आपको पता है कि एसेट्स ही नहीं है, यानी कोई ब्लॉक ऑफ एसेट्स में कुछ पार्ट है ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन का पार्ट लगेगा ही नहीं, डब्ल्यूडीवी नहीं होगी। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? चाहे हमारा अमाउंट पॉजिटिव में भी आ रहा है तो उस केस में लॉस का पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप केस जी में टोटल मिला के जो बेचा है वो 45,000 में 10,000 प्लस 35,000 उसमें बेचा है। तो देखिए केस जनरली जी आ रहा है 80,000 प्लस निल, 80,000 है क्योंकि ख़रीदा कुछ भी नहीं है, बेचा कितने में? 45 में, तो बचा क्या? 35,000 आपका पार्ट। अब देखिए 35,000 आपको जो पार्ट दे रखा है उस पर डेप्रीशिएशन निल आ रहा है, क्यों? क्योंकि ब्लॉक में सारी एसेट बेच दी। इस ब्लॉक में एक्स और वाई का पार्ट था, ख़रीदा कुछ नहीं था, लेकिन जो बेचा है वो एक्स और वाई को पूरा का पूरा बेच दिया। एक्स और वाई चले गया तो कोई भी फिजिकल एसेट नहीं बची, तो उस केस में क्या होगा? या तो गेन का पार्ट आएगा या लॉस का पार्ट। अगर ज़्यादा में बेचा होता, मान के चलिए 90,000 में बेचा होता, तो 10,000 का क्या होता? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता। लेकिन यहाँ पे कम पे बेचा है तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। तो ब्लॉक में जब भी एसेट नहीं है तो या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। पॉजिटिव है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और नेगेटिव है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और देखिए, ये बोल रहा है फर्नीचर एक्स एंड फर्नीचर वाई बोथ सोल्ड फॉर 10,000 एंड 35,000 रेस्पेक्टिवली एज ऑन 11th November 2019। न्यू फर्नीचर टी परचेज ₹5,000 ऑन 1st July 19। अब देखिए ये बोल रहा है कि 1 जुलाई 19 को आपने नया फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है। अब चाहे बाद में भी खरीदते हैं ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात है। हाँ, बाद में खरीदते तो उसके हिसाब से डेप्रीशिएशन का पार्ट फुल या हाफ आ सकता था। हमने खरीदा कब है? 1 जुलाई 19 को। हमें कैसे सोचना है? हमें पता है कि डब्ल्यूडीवी में 80,000 की पहले से ही है। आपने जो खरीदा वो कितने में खरीदा? 5,000 में, 85 हो गया, ठीक है। आपने जो बेचा वो कितने में बेचा? 45 में। अब आपने किसको बेचा? एक्स और वाई को बेचा। आपको पता है कि एक्स और वाई की डब्ल्यूडीवी दे रखी थी और आपने टी को खरीदा, तो एक्स वाई और टी आ गई। आपने जो बेचा वो एक्स और वाई को बेच दिया, वो चले गई, तो इसका मतलब ये दोनों चले गई। तो टी अभी भी ब्लॉक में है और आपका अमाउंट जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर आपके ब्लॉक में कोई भी एसेट्स है और अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है तो उस केस में डब्ल्यूडीवी है, और डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन से पहले है। अब देखिए आपको पता है कि जो 40,000 का आपका पार्ट आ रहा है तो वो आपका किससे रिलेटेड होगा? तो आप सोचिए वो किससे रिलेटेड होगा? 40,000 जो भी पार्ट है वो किससे रिलेटेड है? अब मैं बोल सकता हूँ कि देखिए 45,000 जो भी बेचा है वो किस में से गया? इसमें से गया, ठीक है। तो 80 में से 45 गए तो बाकी जो बचे वो कितने बचे? 35,000 की तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बची,
और 5000 का जो बचा वो परचेज का पार्ट बचा, तब जाके तो हमारा WDV 40,000 करा। और हमें पता है कि ओपनिंग WDV तो शुरू से होती है, और 5000 का जो भी पार्ट खरीदा है वो कब खरीदा है, 1 जुलाई 19 को खरीदा है। तो इस केस में पूरा 180 दिन से ज़्यादा का पार्ट है, 180 दिन या उससे ज़्यादा का पार्ट है, तो उस केस में डेप्रिसिएशन की रेट फुल रेट लगेगी। तो आप देख सकते हैं ये रहा 80 + 5 85, बेचा कितने में 45, 40,000 दिखाया है और उस पर डेप्रिशिएशन लगाया है, क्योंकि जो टी खरीदी उसकी वजह से ब्लॉक में असेट्स आ गई। हमने एक्स और वाई को बेचा था, लेकिन बीच में एक और असेट खरीदी, तो ब्लॉक ऑफ असेट खाली नहीं रहा, ब्लॉक ऑफ असेट खाली नहीं रहता और पॉजिटिव अमाउंट आता है तो डेप्रिशिएशन का पार्ट लगता है। फुल क्यों लगा, क्योंकि मैंने 40,000 का क्या पार्ट बताया आपको कि 35 तो इससे रिलेटेड है, क्योंकि जो 45 बेची है वो किस में से गई, 80 में से गई। मैंने क्या बताया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो 45,000 बेचा है वो 80 में से गया, तो बचा कितना 35 WDV का और 5,000 परचेज का बचा। आपको पता है कि परचेज आपने 1 जुलाई को करी है और 35,000 आपकी 1 अप्रैल 19 को रहती है। उस तरीके से सोच के चलिए। अब देखिए अगला केस देखिए फटाफट। हाँ, मैं ही थक गया। केस आई, फर्नीचर जेड परचेज फॉर ₹40,000 ऑन 1 जुलाई 19 एंड द सेम बिंग पुट टू यूज ऑन 11 नवंबर 19। अब देखिए सारा पार्ट सिंपल है, बस याद रखना खरीदा कब है 1 जुलाई 19 को, पुट टू यूज़ कब करा है 11 नवंबर 19 को। तो अगर आपके WDV का पार्ट रह जाता है और परचेज से रिलेटेड पार्ट आपका शो होता है, तो इस केस में आप पुट टू यूज़ को कंसीडर करोगे, ना कि परचेज को कंसीडर करोगे। यानी 1 जुलाई को कंसीडर नहीं करोगे, आप 11 नवंबर को कंसीडर करोगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप केस आई में सिंपल सा पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। देखिए 80 + 40 आपने परचेज किया, 120 का पार्ट आ गया। आपको पता है कि आपने परचेज 1 जुलाई को करा था, लेकिन पुट टू यूज़ कब था, 11 नवंबर 19 को था। ये जरूर याद रख लेना। जब हमने 11 नवंबर 19 बोला तो 180 दिन से कम यूज़ हो रहा है। अब देखिए बेचा कुछ भी नहीं है, तो जो 120 आपका पार्ट आ रहा है, 120 पार्ट आ रहा है, तो सेल प्रोसीड नील में से कुछ भी लेस नहीं हुआ। तो आपको पता है कि 120 में 80,000 ओपनिंग का है और परचेज का 40 है। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि ओपनिंग पे तो पूरा का पूरा फुल रेट लगेगा, लेकिन यहाँ पे पुट टू यूज़ 11 नवंबर को है तो हाफ रेट लगेगी, मतलब 5% लगेगी। तो 80,000 का 10% होता है 8,000 और 40,000 का 5% होता है, 10 का आधा कितना होता है 5। तो 40,000 का 5% कितना होता है आपका 2,000। 8 + 2,000 कितना होता है 10,000। तो आप देख सकते हैं कहाँ गया, ये रहा 10,000। तो 120 में से 10 गए, 120 में से 10 गए तो कितने बच जाएंगे, 1,10,000 बच जाएंगे, जो कि आपकी क्लोजिंग WDV रहेगी। और अगले साल के लिए मतलब 2021 के लिए, जो प्रीवियस ईयर जब 2021 आएगा, तो 1 अप्रैल 20 में जो आपकी ओपनिंग WDV आएगी वो 1,10,000 आएगी। क्योंकि आपको पता है कि जो WDV है डेप्रिशिएशन से पहले वाली है, जैसे ही डेप्रिशिएशन लेस करोगे तो क्लोजिंग WDV आएगी, जो अगले साल के लिए ओपनिंग WDV बन जाती है। ठीक है। अब देखिए मैं बार बार ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि कई जने क्या होता है इसमें कच्चे होते हैं, उनको ज़्यादातर ये पार्ट नहीं पता रहता, तो इसलिए बार बार बोलते ही क्या होता है उनको याद हो जाता है। अगर आपने टैक्स पहले से पढ़ी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो मेरा तो काम क्या है बार बार बोलने का, जिससे आपको क्या होगा याद होता रहेगा। अब देखिए केस कौन सा था, एक तो इतने सारे केस हैं, मैं ही कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि मैंने कौन कौन से कवर किए हैं। तो मैंने यहाँ तक कवर कर लिया, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है फर्नीचर क्यू परचेज फॉर ₹50,000 ऑन 1 जुलाई 19 बट पुट टू यूज़ ऑन 1 नवंबर 20। अब देखिए यहाँ पे क्या फ़र्क है, 1 जुलाई 19 को ख़रीदा, लेकिन पुट टू यूज़ जो करा है वो 1 नवंबर 20 को करा है। तो देखिए जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया है। तो देखिए इसमें अगर आप जल्दी पार्ट कवर करेंगे तो कैसे कवर करेंगे, 80,000 की आपकी ओपनिंग WDV है। परचेज का पार्ट अगर आप देखोगे तो अगर आपने 50,000 ले लिया तो आपका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पुट टू यूज़ है 1 नवंबर 20 को, और जो 1 नवंबर 20 है वो प्रीवियस ईयर 2021 का पार्ट है, ठीक है, जो कि अगले साल का पार्ट है। जबकि हमें पता है कि प्रीवियस ईयर हमें 1920 का पार्ट कंसीडर करना है, तो एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज़ सेम ईयर में होना चाहिए, ठीक है, ये याद रख लेना। अब आपको पता है कि जो पुट टू यूज़ अगले साल है, तो जब भी अगले साल का पार्ट कंसीडर करेंगे उसमें 180 डेज़ या उससे कम का पार्ट, 180 डेज़ या उससे ज़्यादा का या उससे कम का पार्ट कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, फुल रेट ही लगेगी 2021 में। लेकिन 19 और 20 में वो आएगा ही नहीं, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 में परचेज का पार्ट आपका निल है, तो 80 + 0 आपका 80 का पार्ट ही रहेगा। बेचा कुछ भी नहीं है तो 80,000 ही रहा। अब आपको पता है कि WDV आपकी क्या है, पॉजिटिव है, और ब्लॉक में आपकी असेट है, कौन सी असेट है, एक्स और वाई। आप बोलोगे सर क्यू, तो मैं क्या बोलूँगा, वो आई नहीं, देखिए नील दे रखी है तो वो आई नहीं, तो 80,000 का आपका 10% निकल जाएगा 8,000, क्योंकि आपकी वैसे भी ओपनिंग WDV है, पूरे साल ही यूज़ हुई होगी, सीधी सी बात है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये केस
जो कि केस जे है 80,000 प्लस नील 80, 80 माइनस नील 80, 80,000 का 10% लग गया 8,000। अब देखिए अगला केस, फटाफट देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है आपका के केस, फटाफट आने वाला है, जल्दी होने वाला है सारा का सारा पार्ट। कह रहा है फर्नीचर आर परचेज फॉर ₹30,000 ऑन 1 जुलाई 18 बट पुट टू यूज़ ऑन 11 नवंबर 19। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्नीचर आर जो परचेज किया था वो 1 जुलाई 18, यानी इसका मतलब क्या हो गया 18 19 को ख़रीदा था, जबकि हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 1920। पुट टू यूज़ कब करा 11 नवंबर को, मतलब इस ईयर में। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के किसी भी ईयर में ख़रीदा है पर पुट टू यूज़ अगर प्रीवियस ईयर में किया है, तो उस केस में आपको 180 डेज़ और मोर या उससे कम डेज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 11 नवंबर 19 का मतलब क्या हो गया कि हमें पता है कि वो 180 डेज़ से कम यूज़ हुई है, 180 डेज़ से कम यूज़ हुई है, तो हमें वो देखने की ज़रूरत है ही नहीं। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि खरीदी कब है प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले वाले ईयर में। तो इस केस में फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का पार्ट लगेगा, तो आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत होगी ही नहीं। तो देखिए मैं एक एक केस आपको बता रहा हूँ, आराम से सिंपल से केस है। तो आप देख सकते हैं कि आपने 30,000 का खरीदा है तो 80 प्लस 30 1,10,000, बेचा कुछ भी नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हो सर कि 1,10,000 में 80 है और 30 है, तो कई जने क्या बोलते हैं सर 80,000 का 10% निकलेगा और 30 का 5% निकलेगा, क्योंकि उसका जो पुट टू यूज़ है वो 180 दिन से कम है। लेकिन मैंने क्या बोला कि जो खरीदने का पार्ट है, एक्वायर करने का पार्ट है, वो उससे जस्ट पहले की ईयर में। तो जब भी खरीदने का पार्ट अगर प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले की ईयर में हो और प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज़ कर रहे हो, तो आपको डेज़ गिनने की ज़रूरत नहीं है, फुल रेट लगती है। तो फुल रेट का मतलब 1,10,000 का 10% 11,000 लग जाएगा। थर्ड पार्ट में देखिए नोट में क्या बोल रहा है, ये देखिए थर्ड पार्ट दे रखा है। तो द एसेट वॉज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज बट सिंस इट वॉज नॉट एक्वायर्ड इन द करंट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 में इसको खरीदा नहीं गया, हैंस प्रोविजन फॉर हाफ ईयर डेप्रिशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल, इसलिए जो आधी रेट का डेप्रिशन का पार्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए अगला केस, अगले केस में बोल रहा है कि जो आपने फर्नीचर एस परचेज किया वो 10,000 का 1 जुलाई 19 को खरीदा, लेकिन आपने पुट टू यूज़ करा 11 नवंबर 19 को। अब इसमें देख सकते हो कि ये इसी साल खरीदा है और पुट टू यूज़ भी इसी साल किया है, तो इस केस में आपका 180 डेज़ का केस लग जाएगा, क्योंकि 11 नवंबर 19 का मतलब क्या हुआ 180 डेज़ से कम यूज़ हुआ है और ख़रीदा भी उसी ईयर में। ठीक है, तो अगर आपके WDV में इस पार्ट को कंसिडर किया जाता है तो तब आप 180 डेज़ से कम वाला पार्ट कवर करोगे। फर्नीचर एक्स और वाई को आपने बेच दिया 10,000 में और 6,000 में, ठीक। और एक और चीज़ रखना, चाहे आप किसी को भी बेचो ब्लॉग में असट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया फर्नीचर कोई भी हो उसको देखने की ज़रूरत नहीं होती। आप क्या बोलोगे सर फर्नीचर एस को खरीद के फर्नीचर एस को बेच दिया, ठीक है, अब चाहे कितने भी बेचा, लेकिन अगर पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है और ब्लॉक में असट है तो उस WDV पे डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा। तो देखिए याद रखना, फर्नीचर एस खरीदा है कितने में 10,000 में, और एक्स और वाई बेच दिया कितने में 10,000 प्लस 6 में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई पहले से थी और एक्स और वाई को बेच दिया, लेकिन ब्लॉक में अभी भी एस रह गई, नई एसेट आ गई, तो इसका मतलब ब्लॉक ऑफ एसेट्स अभी भी सर्वाइव है, तो इस पर डेप्रिसिएशन का पार्ट लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं 80 प्लस 10 90, ये आ गया, ये खरीदी थी और ये बेची थी 10 प्लस 6 16, 90 में से 16 गए तो कितने बचे 74,000। अब देखना याद रखना मैंने क्या बताया था कि 16 जो जाएंगे वो किस में से जाएंगे, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे। 80 में से 16 गए तो कितने बचे अपने बचे 64,000, कितने बचे 64,000, और ये कितना आपका 10,000, 64,000 और 10,000। अब एक और चीज़ याद रखना, 64 और 10 की बात कर रहा हूँ, तो जो मैंने खरीदी है वो कब खरीदी है, क्योंकि मैं भूल गया ज़रा सा। देखिए ये रहा, अपन ने खरीदा है 11 नवंबर 19 को खरीदा है, तो 10,000 का पार्ट इसमें कंसीडर्ड किया जा रहा है, किसमें 74 वाले पार्ट में। कैसे 64 तो इसका पार्ट है और 10,000 इसका पार्ट है, तो ओपनिंग WDV जो 64 है उसका तो पूरा आपका 10% निकल के आ जाएगा, ठीक है। और जो यानी कितना निकल के आ गया 6400 निकल के आ गया, और जो 10,000 है जो परचेज का पार्ट है उसका 5% निकल के आ जाएगा हाफ, क्योंकि 11 नवंबर 19 को खरीदी है, 180 डेज से कम यूज़ की है, तो 500, 64 प्लस 500 6900 निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन नॉर्मल आपको दे रखी है, जो मैं बता रहा हूँ वही है। तो आप देख सकते हो 64,000 का 10% और 10,000 का 5%, हाफ आ गया ना, तो इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगला केस, याद रखना ब्लॉक में असट होनी चाहिए, क्योंकि ब्लॉक में असट थी। केस एम में बोल रखा है फर्नीचर आर परचेज किया 30,000 का 1 जुलाई 19 को और सोल्ड द सेम फॉर ₹40,000 ऑन 11 नवंबर 19। आप देख सकते हैं कि देखो फर्नीचर आर खरीदा और बेचा क्या है, हमने उसी साल में बेचा है। आप देख सकते हो कि देखिए फर्नीचर आर को खरीदा और इसी को बेच दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बताया आपको बस याद रखना है कि 80,000 एक्स और वाई है, ठीक है, प्लस हमने जो खरीदा वो 30,000 का खरीदा है,
तो कितना हो गया 1,10,000 हो गया। उसमें से जो हमने बेचा वो कितने में बेचा 40,000 में बेच दिया। तो 1,10,000 में से 40 गए तो बाकी कितने बचे 70,000। अब जो आपने 40 बेचे उसमें से आप क्या बोलोगे कि 80 में से गए वो, क्योंकि हम फीफो क्या बोल रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बाकी जो बचा वो 40,000 इसका बचा है ओपनिंग का, और 30 जो बचा है वो क्या बचा है परचेज से रिलेटेड है। आपको पता है कि ओपनिंग पे पूरा लगेगा और 30 पे जो लगेगा वो कितना लगेगा, आपने जब खरीदा है वो खरीदा है 1 जुलाई को, तो इस पे भी पूरा लगेगा, इस पे भी पूरा लगेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि ये खरीदा कब है 1 जुलाई 19 को, यहाँ पे पुट टू यूज़ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या है पुट टू यूज़ भी 1 जुलाई 19 को। अब देखिए अगर आपने उसको बेच दिया, आपने क्या बोला सर वो फर्नीचर तो चले गया, मैंने क्या बोला ब्लॉक में असेट होनी चाहिए जो ये 70,000 की जो WDV बच रही है, ठीक है। तो याद रखना इसमें जनरली ये बोल रहा है कि जो बेचा है वो उसी को बेचा है, तो इसका मतलब XY अभी भी बची हुई है। अगर ब्लॉक में असेट बची है तो आपको इनको देखने की ज़रूरत नहीं होती कि कौन कौन सी असेट बची है। अगर जो खरीदी है वही बेच दी तब भी आपका डेप्रिसिएशन का पार्ट उस पर भी निकल के आ जाएगा। बस आपको क्या देखना है कि कब आपने खरीदी है। 1 जुलाई 19 को मतलब क्या हो गया कि आपने उसको 180 डेज़ या उससे ज़्यादा के लिए यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये रहा 80 + 30 1,10,000। आपने जो बेचा उसको 40,000 में इसको ही बेच दिया, 70,000 आपका है, तब भी आपका 10% पूरा का पूरा निकल के आ रहा है। क्योंकि जो 70,000 है उसमें से 40,000 तो इसका है और 30 इसका है। जो ये 30 है वो 1 जुलाई 19 को खरीदी है, इसलिए पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग के आ जाएगा, फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग के आ जाएगा। अगला देखिए बोल रहा है कि एंड सोल्ड फर्नीचर X and Y फॉर ₹95,000 ऑन 1 जुलाई 19 एंड परचेज फर्नीचर R फॉर 30,000 ऑन 11 नवंबर 19। अब देखिए लोग मुझसे बोलते हैं कि सर जैसे 1 अप्रैल 19 को आप बोल रहे हो कि ओपनिंग WDV 80,000 की है और इसने तो बेच दी, इसको लेस कर दो तो ये तो नेगेटिव आ गया। तो मैं क्या बोलूँगा गलत है, कभी भी हम डेट नहीं देखते हैं। बस डेट क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है फुल और हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है, हमें फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। तो हम क्या बोलते हैं फर्नीचर चाहे बाद में भी खरीदो ब्लॉक में असेट रहनी चाहिए। तो आपने नया फर्नीचर खरीदा 30 का, 80 + 30 कितना हो गया 1,10,000। चाहे आपने कभी भी खरीदा चाहे आपने बाद में खरीदा ये 1,10,000। उसमें से आपने जो बेचा वो कितने बेचा 95 में बेचा, तो आपके पास जो बच गई वो क्या बच गई 15,000 बच गई। तो जो आपने 95 बेचा वो किस में से बेचा 80 तो इसमें से गया, और बाकी जो 15 है वो इसमें से गया, तो बाकी जो बचा वो 15 बचा। अब आप सोचिए कि 15 जो बचा है वो किसका बचा है, इस फर्नीचर परचेज का। इस 15 पे कितना निकलेगा आपका 10% नहीं निकलेगा 5%, क्योंकि आपने 11 नवंबर 19 को खरीदा है। इसका मतलब पुट टू यूज़ भी 11 नवंबर को किया होगा, कुछ नहीं दे रखा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि 15,000 का 10% और उसका हाफ यानी 15,000 का 5% निकल के आ जाएगा 750। देखिए 80 + 30 1,10,000। अब आपने 95 में बेचा तो आपको जो 15,000 बचा, तो हमने क्या बोला जो 95 बेचा है उसमें से 80 तो ये पूरा गया और बाकी 15 इसमें से गया। तो आपका 15,000 सिर्फ परचेज का ही WDV बचा हुआ है डेप्रिसिएशन से पहले, और जो आपने खरीदा है वो खरीदा है आपने 11 नवंबर को, तो इसका मतलब हाफ रेट लगेगी। तो 15,000 का आपका लग जाएगा 10% इंटू हाफ, या 15,000 का 5% बोलिए, कैसे भी बोलिए, निकल के आ जाता है। तो देखिए इसलिए मुझे टाइम लगता है, नहीं तो ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाता, फिर क्या होता कि मुझे अलग से वापस से शुरू के पार्ट आपको बताने पड़ते। अब देखिए लास्ट बचा हुआ है, सिंपल सा पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, और आप खुद भी मत बनाना। ये बोल रहा है कि फर्नीचर बेच दिया 90,000 का 11 जुलाई 2019 को एंड फॉलोइंग फर्नीचर पुट टू यूज़। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ये पुट टू यूज़ किए फर्नीचर ए जो कि 18 दिसंबर 19 को परचेज़ किया था, सॉरी फर्नीचर ए जो 18 दिसंबर को पुट टू यूज़ किया था, ख़रीदा था हमने 17 दिसंबर 19 को 30,000 का, ठीक है। अब देखिए डेट अभी मत देखना, अभी आप देखिए कि ये जो दोनों डेट आ रही है पुट टू यूज़ और परचेज वो उसी साल की है नहीं है। तो हमें पता है कि 1920 की है, तो जनरली क्या है इसको कंसीडर कर लेंगे। फिर फर्नीचर बी जो हमने जनरली क्या है ख़रीदा है, तो वो कब ख़रीदा है हमने ख़रीदा है 15 अगस्त 19 को, लेकिन जो पुट टू यूज़ किया है वो करा है 18 फरवरी 2020 को, तो उसी साल में है, तो ये भी जनरली कंसीडर कर लेंगे। फिर फर्नीचर जेड भी जनरली यही है कि हमने 17 जुलाई 18 को ख़रीदा है और 18 अप्रैल 19 को क्या करा है उसको पुट टू यूज़ किया है। तो 17 जुलाई 18 मतलब 1819 आ गया, और हमने उसको पुट टू यूज़ कब करा है 1920 में। तो इसका मतलब क्या है कि 18 अप्रैल 19 को आपने पुट टू यूज़ किया है, तो आपको 180 डेज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और पहली बात तो 180 डेज़ से ज़्यादा है, फिर भी देखने की ज़रूरत नहीं थी। चाहे आप उसको दिसंबर में यूज़ करते, जनवरी में यूज़ करते, मतलब 180 डेज़ से कम यूज़ करते, तब भी फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है। क्यों? क्योंकि जो आपने ख़रीदा है वो पिछले साल से पहले के ईयर्स में ख़रीदा है। प्रीवियस ईयर ना 1920 उससे जस्ट पहले के ईयर में ख़रीदा है, लेकिन पुट टू यूज़ आपने प्रीवियस ईयर में किया है, तो उस केस में आपको 180 डेज़ और मोर या उससे कम डेज़ देखने की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे तो वैसे हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा यूज़ है, लेकिन फिर भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है और फुल रेट लगेगी। क्या लगेगी? फुल रेट। ठीक है। अब देखिए फर्नीचर पी जो पुट टू यूज़ किया वो कब करा? 8 दिसंबर 19 को। खरीदा कब? 17/5/18 को 10,000 में। अब यहाँ पे आप देखिए बोल सकते हैं कि देखो 17/5/18 तो 18/19 को खरीदा था। यूज़ कब करा? 8 दिसंबर 19 को। 19-20 में यूज़ करा। अब देखिए आपको पता है कि ये 180 दिन से कम के लिए है, तो यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही केसेस में देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पिछले ईयर से जस्ट पहले के ईयर में ख़रीदा है, तो उस केस में प्रीवियस ईयर में आपको 180 डेज़ और मोर या उससे कम डेज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों ही केसेस में देखने की ज़रूरत नहीं है और फुल रेट लगेगी। क्या लगेगी? फुल रेट। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, मैंने आपको बताया क्योंकि आप इनकम टैक्स में कमज़ोर हो, कई जने क्या इसमें वीक हैं। फर्नीचर क्यू 1 अप्रैल 20 का पार्ट है, पुट टू यूज़। परचेज कब किया? 31 मार्च 20 को। अब देखिए यहाँ पे लोग कंफ्यूज, ये है 1920 में ख़रीदा गया। अगर उसी साल चाहे एक दिन भी पुट टू यूज़ होता तो हाफ रेट लग जाती, क्योंकि मैंने क्या बोला? 31 मार्च को ख़रीदा और 31 मार्च को यूज़ होता, लेकिन ये अगले साल यूज़ हुआ 20-21 को। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये 20-21 में इस पर डेप्रिसिएशन का पार्ट अलाउ होगा फुल रेट से, लेकिन 1920 में अलाउ नहीं होगा। प्रीवियस ईयर 1920 में अलाउ नहीं होगा, क्योंकि 1920 में ख़रीदा है लेकिन यूज़ करा है 1 अप्रैल 20 को, मतलब अगले साल। तो इसका मतलब इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको मत सोचना, इसको मत सोचना। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ आपको? 80 में ये 30, 50, 60, 10 ये ले लेंगे और ये बेच देंगे। ठीक है, सबसे पहले चीज़। तो फिर आपको क्या करना है? बार बार पीरियड को कंसीडर करना पड़ेगा, तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। देखिए ये केस ओ दे रखा है, तो यहाँ पे ब्लॉक में आपके 80,000 की थी, 30, 50, 60, 10, 30, 50, 60, 10। 60, 10 में मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपने प्रीवियस ईयर में यूज़ किया उससे जस्ट पहले के ईयर्स में ख़रीदा है, तो आपको हाफ़ या फुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का पार्ट ही आएगा। यहाँ पे हाफ़ क्यों सोचा गया है? क्योंकि आप देख सकते हो एक बार एलिजिबल क्यों है, क्योंकि जब भी आप पीरियड को कंसीडर करते हो तो पुट टू यूज़ को कंसीडर करते हो। अगर उसी साल ख़रीदा है, 17 दिसंबर को ख़रीदा है और उसी साल यूज़ किया है, मतलब 1920 में ही यूज़ किया है, उसी साल ख़रीदा है, उसी साल यूज़ किया है, तो आप देख सकते हो 18 दिसंबर 19 और 18 फरवरी 20, 180 डेज से कम ही यूज़ किया गया है, पुट टू यूज़ कम ही किया गया। तो ये हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फुल आएगा और यहाँ पे आपका हाफ आएगा, और ये कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगले साल डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, इस साल नहीं अलाउ होगा। ठीक है, सारे केसेस में डेप्रिसिएशन की रेट 10% थी, याद रखना। ये नीचे दे रखा है क्वेश्चन के पार्ट में। अब देखिए आप देख सकते हो, ये जैसे आपने जोड़ा तो ये 150 जुड़ा, ये हो गया 230। तो आप देख सकते हो 80 + 150 230 हुआ। 230 में से 90 गए तो बचा कितना? 140। कितना बचा? 140 बचा। अब आप देख सकते हैं कि 140 में मैं कैसे बोलूँगा कि जो बेचा है 90 उसमें से 80 तो पूरा गया। ठीक है, तो देखिए जनरली मैंने यही बोला, भी आपको क्या बोला था कि 90 में से 80,000 तो इसमें से गए सेल प्रोसीड में, और बाकी जो 10,000 गए वो इन परचेज में से गए होंगे। तो मैंने फीफो बेसिस पे आपको बोला था, आपको पता है कि WTV का पूरा पार्ट तो ही चले गया, बाकी 10,000 जो गया वो इनमें से किसी में से गया होगा। तो आपको पता है कि सबसे पहले आपने कौन सी खरीदी? ये फर्नीचर पी ही खरीदा। एक बार जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ। तो देखिए ये परचेज़ की डेटें दे रखी हैं, आप देख सकते हैं 17 दिसंबर, 15 अगस्त ये पहले आता है, 17 जुलाई पहले आता है, एक तरीके से 17 जुलाई 18, 17/5/18 की बात कर रहा है। ये जनरली आपको कवर करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि ये अगले साल डेप्रिसिएशन का पार्ट इस पर क्लेम होगा, इस साल नहीं होगा। तो 17/5/18 को आपने ख़रीदा तो ये पहले जाएगा। ठीक है, तो 80,000 भी गया और 10,000 भी गया, तो बाकी इन पे ही डेप्रिसिएशन का पार्ट अलाउ होगा, जिन पे हम बोल सकते हैं कि जो ये 80,000 इस पे हाफ का पार्ट अलाउ होगा और इस पे फुल का पार्ट अलाउ होगा, क्योंकि 60 और 10 पे फुल का था तो 10 तो गया, तो बाकी जो बचा वो 60,000 का बचा। तो 80,000 पे आपका देखिए क्या बोल रहा है ये, तभी मैं बोल रहा हूँ कि आप ढंग से कवर करेंगे आपको पता चल जाएगा। वापस बता देता हूँ कि 90,000 बेचा है जो हमने, उसमें से 80 तो इसमें से गया, और सबसे पहले ये खरीदिए, याद रखना फीफो बेसिस की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हमने बेचा तो किसके बेसिस पे बोल रहे हैं? जो पहले खरीदी वो पहले जाएगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे जो ये ओपनिंग WTV है वो तो पहले जाएगी, ऐसे बोल देते हैं। और ये 10,000 हमने खरीदा वो जाएगा, क्योंकि देखिए इसको शुरू में मान रहे हैं, और जो ये हमने करी वो पुट टू यूज़ के बेसिस पे करी है, लेकिन हमें पता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये चली गई। अब देखिए 30 + 50 80,000 का 10% लगा हाफ, या ऐसे भी सोच लीजिए, देखिए 80,000 का आपका 5% तो लग गया, क्योंकि हाफ ईयर डेप्रिसिएशन इस पर अलाउ होगा।
फिर आपको पता है कि 140 आपकी डब्ल्यू बच गई थी, 230 में से 90 सेल गई, तो बाकी डब्ल्यू डेप्रिसिएशन से पहले 140 है। 140 में से 80 गए, 140 में से 80 गए तो बाकी आपके 60,000 ही बचेंगे, और 60,000 आपके जेड और पी से रिलेटेड ही बचेंगे, जिस पे एक तरीके से फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का पार्ट था। क्यों था? क्योंकि प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के ईयर्स में ख़रीदा गया था, तो प्रीवियस ईयर में आपको 180 डेज़ और मोर या उससे कम डेज़ को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे हमने कंसीडर नहीं करा, और फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब 60,000 का 10%। तो आप देख सकते हैं इसका 80 का 5% आएगा 4,000, और 60 का 10% आएगा आपका 6,000। 4 + 6 होता है 10,000। और देखिए जो ये नीचे दे रखा है, ये लास्ट वाले पॉइंट का दे रखा है, सिंस फर्नीचर क्यू वाज पुट टू यूज ऑन 1 अप्रैल 20, देयरफॉर डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी चार्ज इन द प्रीवियस ईयर 1920। इसका मतलब वो प्रीवियस ईयर 2021 का पार्ट बनेगा, यानी असेसमेंट ईयर 21-22, जो कि अभी हम कवर करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा क्या चल रहा है, असेसमेंट ईयर 2021 चल रहा है, और हमको असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था, यानी प्रीवियस ईयर 1920 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था। अब देखिए इतने सारे कवर करने का रीज़न क्या था, क्योंकि इसमें सारे केसेस कवर हो जाते हैं, आपको कभी लाइफ में दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, अब अगली वीडियो में कवर करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन का पार्ट। फिर मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे ध्यान है, हाँ, ये पावर जनरेटिंग यूनिट्स का भी आपका डेप्रिसिएशन का पार्ट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर यूनिट्स या पावर सेक्टर यूनिट है उनसे रिलेटेड, क्योंकि उनके पास चॉइस होती है, या तो वो रिटर्न डाउन वैल्यू चुन सकते हैं या वो स्ट्रेट लाइन मेथड चुन सकते हैं। याद रखना, पावर सेक्टर यूनिट को छोड़ के बाकी सारी यूनिट्स को डब्ल्यू मेथड ही अपनाना पड़ता है। और एक और चीज़, उनको डेप्रिसिएशन क्लेम करना ही पड़ेगा। वो ये नहीं बोलेंगे कि इस साल मुझे डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करना, नहीं, उनको डेप्रिसिएशन तो क्लेम करना ही पड़ेगा, ये ज़रूर याद रखना। और एक और पार्ट, मान के चलिए कि अगर आपने किसी से रेंटेड लैंड लिया, ठीक है, उस पर अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी बना दी, ठीक है, आपने किसी से रेंटेड लैंड लिया और इस पर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी बना दी, तो आपको डेप्रिसिएशन का राइट होगा, क्योंकि एक तरीके से इसका बेनिफिट आप उठा रहे हो। आपने खाली लैंड लिया था, उस पर प्रॉपर्टी बना दी है, याद रखना। इसी तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि आपने किसी एम्प्लॉय को क्या कर दिया, अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड कोई क्वार्टर दे दिया, क्योंकि आपको पता है कि रेजिडेंशियल क्वार्टर में वो रह रहा है, प्रॉपर्टी में वो रह रहा है, ठीक है, तो वो आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन को हेल्प कर रहा है, तो उस पर भी आपको डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। आपने उसको फर्नीचर, आपने उसको कोई मशीनरी प्रोवाइड कर दी, तो जो आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन को हेल्प कर रही है, तो उस पर भी आपको डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना है नॉर्मल पार्ट की तरह। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।